मैं पॉडकास्ट पे गया था और वहाँ पे मैं रोड मैपर बुक की प्रमोशन के एंगल से गया हुआ था, लेकिन वहाँ पे एजेंट के थ्रू गया तो पता ये चला कि मुझे गेस्ट नहीं, मुझे होस्ट बनना है। ठीक है, अच्छा मेरे लिए अच्छा। चैलेंजिंग एक तरीके से था कि यार आप देखें एक जगह गेस्ट जा रहे हो फिर आपको कहा जाए होस्ट बने, तो बंदा थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। तो मैंने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, मैंने कहा ठीक है जी बन जाते हैं, कोई मसला नहीं है। बल्कि एजेंट भी बड़ा ऑकवर्ड हो रहा था, शर्मिंदा हो रहा था, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो दूसरे एंड पे बंदा था मैं उससे कनेक्ट होना चाहता था। ठीक है, और मैंने कहा चैलेंज लेते हैं, वो लिया। और उसकी जर्नी और आज की जर्नी कि उस जगह से मैंने स्टार्ट कर लिया एक पॉडकास्ट की, पहली एपिसोड हुई, अच्छी फीडबैक आई, और फिर मैं ऐसे ऐसे चलता हुआ पूरा प्रोसेस बिल्डअप हो गया। तो पॉइंट यहाँ पे जो मैं चाहूँगा ऑडियंस से कनेक्ट हो वो ये कि समटाइम्स आपको कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ आइडियाज़, कुछ चीज़ें, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से या वो कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे होते हैं जो आपको शायद नज़र नहीं आती हैं, लेकिन आपको वो चीज़ ट्राई कर लेनी चाहिए। एंड यू नेवर नो कि क्या चीज़ वर्कआउट कर जाए, जो कि मैं पिछले 2 साल से सोच रहा था पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, लेकिन इस तरीके से मैंने एक तरीके से जंप मार के उसको स्टार्ट कर लिया। सेम गोज़ विद यू कि आपने वो जी। कंसल्टेशन और सारा प्रोसेस को बिल्डअप किया। लोग इस तरह की जेनेरिक टेम्पलेट्स बना देते हैं और हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को, कॉन्टैक्ट कहीं से ले लेते हैं, एक्सटेंशन, बहुत सी सर्विसेज है जहाँ से आपको डिफरेंट बिजनेसेस की डिटेल्स मिल जाती हैं, और फिर लोग इस तरह जेनेरिक एक टेम्पलेट बना के सबको ईमेल्स कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ आप दिन में एक ईमेल ही कर लें, लेकिन जिसको आप ईमेल कर रहे हैं उसकी कोई फ़ायदे की बात करें। अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट को मतलब देखें, ऑडिट करें, उसके कंपटीटर्स को ऑडिट करें, उसको एक रिपोर्ट बना के दें कि भाई आपके कंपटीटर्स ये कर रहे हैं, आप भी अगर ये चीज़ करेंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। छोटी सी रिपोर्ट बनाकर उसको दे रहे हैं, अपने आप को सेल नहीं करना है, ठीक है, बस वो रिपोर्ट बनाकर उसको सजेशंस के साथ दे देंगे, आप इस तरह करेंगे तो आपकी चीज़ जो है, आपकी वेबसाइट जो है वो भी ग्रो करेगी। उसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई फिर तो हम इतना ज़्यादा ईमेल्स भेज ही नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि चलें आप दिन में एक भी ईमेल भेजते हैं, 30 ईमेल्स आपके हो गए मंथ में। अगेन आप खुद सोचें, आप दूसरों के फ़ायदे की जब बात करेंगे, दूसरों को बेनिफिट दे रहे होंगे, वो 30 में से 3-4 लोग तो आपको फिर भी रिस्पॉन्ड कर ही देंगे। ठीक, इखलाकन रिस्पॉन्ड तो कर ही देंगे, ठीक है, पर आगे बात बढ़ सकती है। लेकिन आप इसमें 1000 ईमेल्स भेज रहे होंगे तो चांसेस तो 1% से भी कम है, लेकिन आप 30 ईमेल्स भेज रहे हैं, एटलीस्ट 10% आपके चांसेस फिर ज़्यादा हैं, क्योंकि आगे आगे वही बात है ना, फ़ायदा देंगे लोगों को तो लोग आपसे बात करेंगे। हम बात करते हैं ये जो आपका 100 सीरीज़ की थी, और मैं चाहूँगा उसके अंदर से कुछ की इंग्रेडिएंट्स अगर हम शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप जी। सम अप करें इसकी लर्निंग को 100 डेज़ की, जो आपके जी। 100 डेज़ थे या 100 जो भी आपके कॉल्स थी बेसिकली, जी। व्हाट वाज़ द की टेक अवे फॉर यू और उस ऑडियंस के लिए जो फ्रीलांसिंग कर रही है, करना चाह रही है, एक्सपेंड करना चाह रही है और इन प्लेटफॉर्म से वर्कआउट करती है, तो उनके लिए क्या कुछ की लेसन वहाँ से बता सकें? अच्छा, जो लोग लर्निंग कर रहे होते हैं ना, कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, उनको मैं मना करता हूँ कि आप एआई फ़िलहाल बिल्कुल यूज़ ना करें, आप चैट जीपीटी बिल्कुल यूज़ ना करें, आप गूगल का यूज़ करें, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक चीज़ आप सर्च करना चाहेंगे, आपको 10 चीज़ें और नज़र आएंगी, तो उससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। चैट जीपीटी से पूछेंगे, वो आपको स्पेसिफिक जो आप पूछ रहे हैं वही चीज़ आपको बता देगा, ठीक है। और आप उसको प्रॉपर उस वक्त नहीं बता सकते जो भी आपको चीज़ है, जब तक आपकी खुद की नॉलेज नहीं होगी अच्छी। आपने बात की जॉब्स की और आपकी जर्नी में रहा है कि आपका जॉब का किरदार रहा है, और जॉब पहले आपने जॉब की फिर फ्रीलांसिंग में है, ऐसे ही है? जी। सही है। बिल्कुल। तो ये बताएं कि वो जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या लर्निंग जोन रहा, और ख़ास तौर पे मैं इसको चाहूँगा इस कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट करें कि आजकल लोग क्या करते हैं या प्रेफर ये करते हैं कि जनाब हमने किसी का जॉब नहीं करनी है, हमने स्किल बेसिक सीखी हैं और लेट्स स्टेप इनटू द मार्केट, और जैसे ही वो दुनिया में जाते हैं जी। दुनिया उनको वो चपेड़ें पड़ती हैं कि उनको समझ आ जाती है आप कि भाई आप बिल्कुल। किस लेवल के हैं। सो व्हाट ये क्या जॉब के बारे में कहते हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? अच्छा, पर्सनली मेरा कोई मतलब इरादा नहीं था स्विच करने का फ्रीलांसिंग में, क्योंकि देखिए मैं अभी भी जॉब वाला ही मेरी जो है वो माइंडसेट है। आई वुड लव टू वर्क, मतलब एक स्केड्यूल्ड टाइम में मैं काम करना चाहूँगा कि इस टाइम से इस टाइम में काम करूँ और उसके बाद ना करूँ। तो अभी भी अगर जॉब मुझे कोई अच्छी मिलती है, आई विल डेफिनेटली कंसीडर दैट। हर किसी का अपना होता है, कुछ लोग फ्रीलांसिंग, कुछ लोग बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं। अब हर किसी का बिज़नेस माइंडसेट नहीं है, हर किसी का फ्रीलांसिंग वाला माइंडसेट नहीं है, और बहुत से लोग जॉब करना पसंद करते हैं, उनको स्केड्यूल अपना अच्छा लगता है। तो मेरा वैसे इरादा नहीं था फ्रीलांसिंग करने का। जॉब मैंने रिज़ाइन किया था, कुछ चीज़ें वहाँ पे थी जो मुझे लग रहा था कि कंपनी जिस डायरेक्शन में जा रही है तो आगे चलकर जो है वो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और ऐसा ही हुआ था। 1.5 साल बाद वो कंपनी बंद भी हो गई थी। तो मैंने कहा था कि मैं अभी जो है वो उस बोर्ड से जंप कर लेता हूँ। तो मैंने वो रिज़ाइन कर लिया था, और मेरे पास कुछ 2 महीने के फंड्स थे, तो मैंने कहा कि मैं
2 महीने वेट करता हूँ, मतलब रेस्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने कोई वेकेशंस नहीं ली थी, रेस्ट नहीं किया था कोई 5 इयर्स की अपनी जॉब में। तो मैंने कहा 2 महीने में थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जॉब दूसरी देखूँगा। 1-2 ऑफ़र्स भी थी, तो वो इतना उसमें टेंशन नहीं थी। पर बस एक दिन ऐसे ही कोई आर्टिकल नेट पे देखा था फ्रीलांसिंग के बारे में कि फ्रीलांसर्स इस तरह करते, तो मैंने भी ऐसे ही शौक हुआ, मैंने भी ऐसे ही अकाउंट बना लिया। और ऐसे ही मजाक में, मुझे कोई सीरियस तो करना नहीं था, मजाक मजाक में मैंने 4 बिड्स कर दी थी और उन सब पे रिस्पांस आ गया और प्रोजेक्ट्स भी आ गए। और उनमें से जो 2 क्लाइंट्स हैं उनके साथ मैं आज तक काम कर रहा हूँ, ये 2013 की बात है। तो बाय एक्सीडेंट मैं फ्रीलांसर बन गया, और मेरा फिर इरादा यही था कि वो प्रोजेक्ट्स जब ख़त्म होंगे तो फिर से मैं जॉब जो है वो कोई फाइंड कर लूँगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वही क्लाइंट्स मेरे साथ चल रहे हैं, और 11 साल हो गए। तो एक तरह से एक्सीडेंट हुआ था, और मेरा वैसे ऐसे कोई इरादा नहीं था फ्रीलांसिंग करने का। कि फराज को अपने आप को अगर एक एडवाइस देनी हो तो क्या एडवाइस देंगे? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ आपको उन एक्सपर्ट से, उन लोगों से मिलाया जाए जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, और हम जानें उनका रोड मैप क्या रहा, क्या स्ट्रगल उन्होंने फेस की और किस तरीके से वो इस मुकाम तक पहुँचे, और ये जान सकें कि उस रोड मैप में उनको चैलेंजेस और स्ट्रगल्स क्या हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वो पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको अपने रोड मैप या अपने गोल तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हो सकती है। आज जो हमारे दोस्त मौजूद हैं और जिनसे अभी मैं आपको तारुफ भी करवाता हूँ, टेक से रेलिवेंट है। और अगेन अभी हमारी एक तरीके से समझ लें टेक से रेलिवेंट चीज़ें फ्री सीरीज़ चल रही है। अपवर्क पे बड़ा वो काम करते रहे हैं, टॉप रेटेड सेलर हैं अपवर्क के, फ्रीलांसिंग के एंगल से काम कर रहे हैं। अब अपवर्क और फाइवर रेलिवेंट कोचिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। सो बाकी चीज़ें उनकी ज़बानी हम जो है ना सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम फराज अहमद साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम यूसुफ भाई, आप बताएं आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फराज भाई, सबसे पहले तो टाइम देने का थैंक यू, और होपफुली आपके नॉलेज से इनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। प्लीज। फराज भाई, पहले हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ कनेक्शन बिल्डअप करें कि व्हाट यू आर करंटली डूइंग, और फिर हम बैक हिस्ट्री और डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। सो अगर आप ठीक। ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे दें कि व्हाट यू आर करंटली डूइंग, और फिर हम आगे चीज़ों को लेके चलते हैं। करंटली मैं वेब डेवलपमेंट ही कर रहा हूँ, एक छोटी सी रिमोट टीम भी बनाई हुई है। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो सारे मेरे अपवर्क से ही बने थे। लास्ट 10 इयर्स से हम लोग काम कर रहे हैं, वही मेरे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बने थे, तो उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। छोटी सी मैंने लास्ट 2 साल पहले टीम बनाई थी रिमोटली, क्योंकि टाइम एक ऐसा आ गया था कि उस पर मुझे लगा कि अब सोलो फ्रीलांसिंग हो नहीं सकती। और मुझ में मतलब कि मुझे नहीं लगता था पहले कि मुझ में कोई लीडिंग कैपेबिलिटी है या मैं टीम लीड कर सकता हूँ, क्योंकि जब जॉब कर रहा था मैं इनिशियली, तो उसमें जब ट्राई किया था टीम लीड करना, तो वो बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल हो गया था। तो एक जहन में बात बैठ गई थी कि भाई लोगों को मैनेज करना तो मेरा काम है ही नहीं। लेकिन वो इवेंचुअली पे टाइम ऐसा आया, क्योंकि आप फ्रीलांसिंग करते हैं, अकेले कर रहे होते हैं, तो काफ़ी फिर आपकी जो फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उस सब पे फ़र्क पड़ता है। तो इवेंचुअली वो चीज़ें होने लगी। तो फिर मैंने सोचा कि कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा और थोड़ी सी एफ़र्ट डालनी पड़ेगी कि जो चीज़ें पहले नहीं हो सकी उनको फिर से करने की कोशिश की जाए। उसमें भी फेलियर हुआ, एक दफ़ा किया, नहीं हो सका, फिर थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की। फिर ये हुआ कि जो मैंने हायरिंग जो सारी की अपनी, वो फिर अपवर्क के थ्रू ही की, अपवर्क से ही लोगों को हायर किया। तो वो फिर एक आप समझ लें कि एक प्रोफेशनलिज्म होता है। जो अपवर्क पे लोग काम करते हैं वो थोड़ा सा प्रोफेशनल होते हैं और थोड़ी सी और एफर्ट के साथ वो लोग काम करते हैं। तो फिर अपवर्क से ही मैंने हायरिंग की, उस पर छोटी सी टीम बनाई, कुछ पाकिस्तान से हैं, कुछ इंडिया से हैं, तो वो अब टीम एक अच्छी बिल्डअप हो गई है। तो उससे ये हुआ कि फिर थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम जो है मिल गया कि आप और चीज़ें भी कर सकें। उससे पहले वो नहीं हो रही थी। आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप सारा दिन काम ही कर रहे होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तब भी जहन में वो काम ही होता है आपके कि नेक्स्ट डे का काम करना है, ये करना वो करना है। और कभी कोई एमरजेंसी कोई ईमेल आ जाती है क्लाइंट की, तो फिर आप फिर से वापस भागते हैं। तो एटलीस्ट ये चीज़ें अब जो कंट्रोल में आ गई हैं आफ्टर टीम बिल्डिंग। तो अभी मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, टीम है छोटी सी, और बस वही अभी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है फराज भाई, थोड़ा सा बैक स्टोरी से लेके आते हैं। आईटी की फील्ड में कैसे आना हो, और आप तो काफ़ी पुराने से काम कर रहे हैं, उस टाइम पे तो जी जी इतना रुझान भी नहीं था, तो थोड़ा सा जी अगर जी। बैकग्राउंड पे हम चलें।
तो 2000 मेरे ख्याल में था वो ईयर के इंटरनेट तो डायलअप होता था उस वक्त। तो इतना ज़्यादा यूज़ हम लोग नहीं करते पे 2000 में ज़िद करके अम्मी से कि इंटरनेट लगवा दें घर पे, तो फिर वो इंटरनेट लगवाया। और फिर एक दिन कुछ एक शॉप पे था तो वहाँ पे एक सीडी मुझे मिली थी हैकिंग के बारे में, उसका नाम था हैकर्स ब्लैक बुक। तो उससे काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि किस तरह हैकिंग होती है, क्या लोग करते हैं, किस तरह करते हैं। तो वहाँ से फिर वो एक सिलसिला जो चला के थोड़ी सा इंटरेस्ट हुआ कोडिंग में कि किस तरह स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, किस तरह जो है वो लोगों को जो आप सोशल इंजीनियरिंग करके किस तरह आप उसके पासवर्ड्स जो है वो लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने की। वहाँ से प्रोग्रामिंग का भी थोड़ा सा शौक़ हुआ, अपनी स्क्रिप्ट्स भी बनाई। लेकिन एक्चुअल कंप्यूटर साइंस में वैसे ऐसे शौक़ तब पैदा हुआ जब गेम्स वगैरह पे जो है ज़्यादा ध्यान गया। गेम्स वगैरह खेली तो उस वक्त एक गेम होती थी ब्रायन लारा क्रिकेट 99 एक आई थी, तो उससे फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ कि गेम्स कैसे बनती हैं और किस तरह उसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो फिर कंप्यूटर्स का उसके बाद शौक़ हुआ। और फिर जो है खुद ही फिर प्रोग्रामिंग सारी खुद ही सीखी थी। ऐसे जब यूनिवर्सिटी से पहले जब कॉलेज में पढ़ते थे तब भी खुद ही सारी चीज़ें की थी। और यूनिवर्सिटी में जब गए थे तो ऑलरेडी मुझे PHP अच्छी तरह से आती थी, जो मैंने खुद ही सीखी थी। और ये कॉलेज में हमें तो PHP नहीं पढ़ाई थी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब इंटरनेट पे जाते थे, वेबसाइट विज़िट करते थे तो एक्सटेंशन एंड में होता था .php, तो उसको देखकर होता था मतलब कि एक क्यूरियोसिटी होती थी कि PHP है क्या। तो उसको फिर देखा और जो उसकी जो सिंटैक्स था वो बिल्कुल C लैंग्वेज की तरह लगा जो हमने कॉलेज में पढ़ा था। तो फिर उस तरह मैं फिर PHP पे आ गया और फिर PHP ही चल रही है अभी 22 साल से। मैंने PHP पे ही बहुत ज़्यादा काम किया है, उसकी ऑफिशियल सर्टिफिकेशन भी मैंने ली है। तो इस तरह मैं कोडिंग में आया था और मतलब कि इंटरेस्ट पैदा हुआ था पहले हैकिंग से लेकर। बहुत से ईमेल्स हैक किए थे मैंने जो हॉटमेल के होते थे उस वक्त लोगों के, कोई सिक्योरिटी 2FA तो होता नहीं था। तो उसके बाद गेम्स का शौक़ हुआ, फिर गेम डेवलपमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन अगेन उस टाइम पे इतना पावरफुल कंप्यूटर था नहीं। तो फिर वो वेब डेवलपमेंट ही फिर एक चीज़ बच गई थी, फिर उसी पे जो है वो फोकस हो गया और वहीं से फिर वेब डेवलपमेंट ही चल रही है आज तक। सही है। आप बड़ा एक्टिव हैं कम्युनिटी के अंदर, और वही आपने जो जिक्र किया कि जब आपको टाइम मिला कि टीम बिल्डअप करने के बाद और सारी चीज़ें, और फिर आप जो है ना वो नज़र आ रहा है कि फराज को शुरू से था कि लोगों को हेल्प आउट करें, एम्पावर करें, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम वो नहीं कर पा रहे थे। तो अब जो जर्नी आपकी चल रही है कैसा फील कर रहे हैं? अभी थोड़ा सा आप समझ लें कि इस मोमेंट पे खुशी भी होती है जब लोग मिलते हैं, बताते हैं कि आपकी वजह से जो है कुछ हमें सक्सेस मिली है, तो खुशी भी होती है। लेकिन अब थोड़ा ये भी हो गया, काफ़ी आप यूँ समझ लें कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक वो आ गई है कि पहले मतलब कि ऐसे ही सारी चीज़ें शेयर होती थी, कोई सोच नहीं होती थी कि हम अपने आप को किस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और थोड़ा सा मतलब टायरिंग भी हो गया, क्योंकि पहले कम लोग होते थे जानते थे, अब ज़्यादा हैं तो फिर ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, तो उनको फिर रिस्पॉन्ड करना, उस पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना, तो थोड़ा सा कभी कभी एक आप समझ लें कि एग्जॉस्टिंग हो जाती है चीज़। लेकिन ये है कि बिल्कुल खुशी भी होती है कि हेल्प आउट लोगों की हो जाती है, और वही एक मोटिवेशन है जो अभी तक जो है पुश कर रही है आगे। सही है। मैं कहता हूँ कि ये जो काम है ना, लोगों को एम्पावर करना, एजुकेट करना, इसमें लोगों को देखने में तो नज़र आता है कि यार इतनी पजीराई मिल रही है, सारा कुछ हो रहा है, बट बिहाइंड द सीन्स ना इट इज़ नॉट दैट ईजी। और सबसे मुश्किल काम ये है कि अगर आपको ये सिंसियरिटी से करना है, ठीक है, तो जिस तरह आपने कहा ना जिम्मेदारी आ जाती है और सारी चीज़ें, तो फिर बंदा और कुछ काफ़ी चीज़ों में बाउंड हो जाता है। अभी आपने जिक्र किया क्यूरीज वगैरह का लोग आपसे आते हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने एक बड़ा अच्छा काम किया जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मेरे थॉट प्रोसेस में है कभी उस काम को करने का या डिफरेंट एंगल से ट्राई करने का। वो था 100 डेज़ की या 100 लोगों की, 100 फ्रीलांसर्स का एक आपने लाइव कुछ उनसे Q&A क्या था वो बेसिकली, अगर बताएं वो। मतलब वो 100 कंसल्टेशन कॉल्स थी कि जिनको अपने करियर फ्रीलांसिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है, तो 30 मिनट की एक कॉल जो थी, तो वो 100 कॉल्स मैंने की थी।
बल्कि ठीक है, उससे 100 ज़्यादा ही होगी अनऑफिशियली, लेकिन ऑफिशियली जो मैंने अनाउंस रिकॉर्ड की थी थी, डॉक्यूमेंट की थी, वो 100 ही की थी। ठीक है, कि मतलब 100 फ्रीलांसर्स को आपने काइंड ऑफ फ्री कंसल्टेशन या गाइडेंस एक तरीके से उनको प्रोवाइड की थी। पहले तो मैं ये जी। जानना चाहूँगा, बिल्कुल सही है आपका थॉट प्रोसेस था हम्म, कि ये आइडिया, ये थॉट प्रोसेस कहाँ से बिल्डअप हुआ, सही। और ये जो जर्नी रही, ये जो 100 लोगों से कनेक्ट हुए और हम्म, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। फिर आपने एक और बहुत अच्छा काम किया, वो ये काम किया कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो कॉल्स की कुछ प्राइवेसी सारी चीज़ें थी, तो आपने उनकी समरीज़ को अपडेट किया, जिसने जी। लोगों को एम्पावर भी किया और आपके लिए भी एक तरीके से कंटेंट का कैटलॉग पूरा बनना शुरू हुआ। जी तो बिल्कुल। आइडिया और वो उसकी थॉट प्रोसेस क्या था, और फिर वो क्या जर्नी और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? आइडिया मेरा नहीं था, किसी और का था जिनसे मैं ऑलरेडी इन टच था किसी दूसरी चीज़ों के हवाले से। तो उन्होंने आइडिया दिया था कि आप ये चीज़ करें, क्योंकि आपकी बातों से मेरी काफ़ी हेल्प हुई है, तो मुझे लगता है कि आप तो अगर दूसरों के लिए भी करें तो उनको भी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो आइडिया किसी और का था, क्योंकि मुझे इससे पहले जितनी मैंने अभी लास्ट 1 ईयर में, आप यूँ समझ लें कि जितना मैं बोला हूँ वर्बली, वो उससे पहले आप पूरी मेरी लाइफ उठा के देख लेना, तो वो मैं बल्कि 1% शायद बोला हूँ जितना मैंने इन 2 सालों में जो लोगों से कॉल्स पे बात की, या मैं जो इस वक्त पॉडकास्ट आपके साथ कर रहा हूँ। तो बोलने की इतनी आदत थी नहीं, काम करते थे ज़्यादा, रिटन कम्युनिकेशन होती थी ज़्यादा, वर्बली इतनी आदत नहीं थी। लेकिन वो एक हुई थी किसी से बात, तो उन्होंने एक मतलब कि मशवरा दिया था कि आप ट्राई करें। तो ऐसे ही मैंने ट्राई किया था। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लोग जो है साइन अप करेंगे। मैंने कहा करेंगे 10-12 लोग करेंगे, जो इतने तो जानते नहीं हैं। लेकिन वो काफ़ी मतलब कि फिर उसकी आई रिक्वेस्ट आई, फॉर्म्स लोगों ने फिल किए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अब आप समझ लेंगे बोलने की अब आदत जो है वो अच्छी आदत खासी हो गई। हो गई। अब आदत हो गई, मतलब अब पहले स्ट्रगल करता था, मतलब आप यूँ समझ लें कि एक मुश्किल चीज़ थी मेरे लिए, अब नहीं है। तो अब नहीं। उससे पर्सनल ग्रोथ भी हुई है, मेरी खुद की भी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, और लोगों की भी हेल्प हुई है। और जैसे आपने कहा कंटेंट भी एक तरह से जो है आपको मिल गया उससे, कि आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या लिखना है, तो वो एक कंटेंट भी आ गया, अपनी पर्सनल ग्रोथ भी हो गई, लोगों की भी की हेल्प हुई। तो आइडिया किसी और ने दिया था, मेरे जहन में ऐसी चीज़ नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलिए ट्राई कर लेते हैं, आप कह रहे हैं तो। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक डॉट्स कनेक्ट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ और गैस से और कुछ और चीज़ें वर्कआउट हम करते हैं, देखते हैं ना। एक चीज़ ये मैंने ऑब्जर्व की, और मैं अपने पॉडकास्ट की भी बात करूँ तो वो भी इसी तरह, मैं किसी पॉडकास्ट में गया था, बल्कि और ये पॉडकास्ट जो मेरे रेगुलर सुन रहे होंगे यार, जी जी। रिपीटेड होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ताकि गैस से जी। चीज़ों को कनेक्ट किया जाए। मैं पॉडकास्ट पे गया था और वहाँ पे मैं रोड मैपर बुक की प्रमोशन के एंगल से गया हुआ था, लेकिन वहाँ पे एजेंट के थ्रू गया तो पता ये चला कि मुझे गेस्ट नहीं, मुझे होस्ट बनना है। ठीक है, अच्छा, मेरे लिए अच्छा। चैलेंजिंग एक तरीके से था कि यार आप देखें एक जगह गेस्ट जा रहे हो, फिर आपको कहा जाए होस्ट बने, तो बंदा थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। तो मैंने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। मैंने कहा ठीक है जी, बन जाते हैं, कोई मसला नहीं है। बल्कि एजेंट भी बड़ा ऑकवर्ड हो रहा था, शर्मिंदा हो रहा था। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो दूसरे एंड पे बंदा था मैं उससे कनेक्ट होना चाहता था। ठीक है, और मैंने कहा चैलेंज लेते हैं, वो लिया। और उसकी जर्नी और आज की जर्नी कि उस जगह से मैंने स्टार्ट कर लिया एक पॉडकास्ट की, पहली एपिसोड हुई, अच्छी फीडबैक आई, और फिर मैं ऐसे ऐसे चलता हुआ पूरा प्रोसेस बिल्डअप हो गया। तो पॉइंट यहाँ पे जो मैं चाहूँगा ऑडियंस से कनेक्ट हो, वो ये कि समटाइम्स आपको कुछ थॉट प्रोसेस, कुछ आइडियाज़, कुछ चीज़ें, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से, या वो कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे होते हैं जो आपको शायद नज़र नहीं आती हैं, लेकिन आपको वो चीज़ ट्राई कर लेनी चाहिए। एंड यू नेवर नो कि क्या चीज़ वर्कआउट कर जाए, जो कि मैं पिछले 2 साल से सोच रहा था पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, लेकिन इस तरीके से मैंने एक तरीके से जंप मार के उसको स्टार्ट कर लिया। सेम गोज़ विद यू कि आपने वो जी। कंसल्टेशन और सारा प्रोसेस को बिल्डअप किया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आइडिया मेरे जहन में था, वो भूल ना जाए, तो मैं चाहूँगा यहाँ पे करूँ। मेरे जहन में था कि मैं आपको ना गिफ्ट करूँ। गिफ्ट क्या करूँ कि ये जो आपने 100 कॉल्स की जो समरीज अपडेट की है ना, इसको जी जी। डालूँ चैट जीपीटी में, ठीक है, हाँ हाँ। डाटा कंपाइल करके, और आपको दिया जाए, और आप अपने यूज़र्स के साथ और उनके साथ इंगेज करके इसको यूज़ कर सकें कि भाई आपको मुझसे जो सवालात पूछने हैं ना, उससे पहले जब इस चैट जीपीटी के इस बॉट में चले जाओ, एंड यू विल गॉट मैक्सिमम आंसर, और फिर जो सवालात आते हैं तो वो आप कर सकते हो। तो बेसिकली आइडिया मैंने आपको दे दिया है, एआई आपको जी यूज़ करना आता है, ठीक है। जी। सो आई विल रिकमेंड कि ये चीज़ आप करें, क्योंकि आपका भी टाइम सेव करेगा और आपकी ऑडियंस को भी इंशाल्लाह हेल्पफुल करेगा। ये चीज़ ऑब्वियसली जो जिस तरह की अपवर्क की मेरी सारी जो चीज़ें हैं, जो पोस्ट मैंने फेसबुक पे लिखी हैं, उसकी मैंने बाकायदा एक गाइड बना के 200 पेजेस से ऊपर की गाइड है वो बना के रखी है, उसकी वीडियोस भी बना ली है, सारा जो भी मटेरियल डॉक्यूमेंट किया हुआ है। फिर भी लोग इनबॉक्स में ही आते हैं पहले पूछने,
ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। उनको अगर मैं इसी तरह बोल दूं कि नहीं आप जाके देख लें तो थोड़ा रूड भी लगता है। तो फिर ये मतलब कि एक इशू है कि विंडो के सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, वो पूरा एक सारी चीज़ मतलब पब्लिक है पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी लोग आपसे पूछेंगे। और अगर मैं इस तरह सबको भेजूंगा तो आई एम श्योर कि बहुत से लोग नहीं भी देखेंगे, वो फिर किसी और के पास जाएंगे और वो एक सर्कल में घूमते रहेंगे। उससे अच्छा है मैं सोचता हूँ कि मैं ही जो है इनका आंसर कर दूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सही है। एक ये मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें मैं चैट जीपीटी से एक बॉट बनाकर वो लिंक दे दूं, लेकिन अगेन आई नो कि वो फिर भी लोग जो है विंडो के सारी चीज़ें पब्लिक है तो फिर भी आते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में सही इतना है। काम अच्छा, नहीं करेगी ये चीज़। सही है। हम बात करते हैं ये जो आपका 100 सीरीज़ की थी, और मैं चाहूँगा उसके अंदर से कुछ की इंग्रेडिएंट्स अगर हम शेयर कर सकें। तो अगर आप जी, सम अप करें इसकी लर्निंग को 100 डेज़ की, जो आपके जी, 100 डेज़ थे या 100 जो भी आपके कॉल्स थी बेसिकली, जी। व्हाट वाज़ द की टेक अवे फॉर यू? उस ऑडियंस के लिए जो फ्रीलांसिंग कर रही है, करना चाह रही है, एक्सपेंड करना चाह रही है और इन प्लेटफ़ॉर्म से वर्कआउट करती है, तो उनके लिए क्या कुछ की लेसन्स वहाँ से बता सकें? जी, जो एक मेन जो प्रॉब्लम जो सबको आ रही थी मेजॉरिटी लोगों को, वो ये थी कि स्किल एक तो कंसिस्टेंसी नहीं थी, और स्किल स्विचिंग लोग बहुत करते थे। एक चीज़ सीख रहे हैं, सोशल मीडिया लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो सोशल मीडिया में किसी का स्क्रीनशॉट देख लिया, किसी की स्टोरी देख ली, किसी का कोर्स देख लिया, ऐड देख लिया, तो जो चीज़ वो कर रहे हैं उसको छोड़कर फिर वो उस चीज़ पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद जो चीज़ हम देख रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं, उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा है। उस चीज़ को करने फिर जाते हैं, फिर उसमें उनको लगता है कि नहीं वो हम चीज़ नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किल है, फिर वो किसी तीसरी चीज़ को देखते हैं, उसका स्क्रीनशॉट देख लिया, किसी ने स्क्रीनशॉट अपना पोस्ट कर दिया, किसी का ऐड देख लिया, फिर उस तीसरी चीज़ पे चले जाते हैं। इस तरह बहुत से लोगों ने अपने 3-4 साल वेस्ट किए कि वो एक स्किल पे रुक नहीं पाए, और जो है कंस्टेंट जो वो अपनी स्विचिंग करते रहे। स्पेशली जो यंग बच्चे थे जो 18 से, उन्होंने कहा कि हम 18 साल से हमने स्टार्ट किया था, और आज हम 23 साल के, हम अभी भी कहीं पे भी नहीं हैं। और जब मैंने पूछा तो यही स्टोरी थी कि किसी एक स्किल का मतलब जब मैं उनसे पूछना था ना कि क्या सीखा, तो वो कोई 10-12 चीज़ें बताते थे कि ये भी किया हमने, ये भी किया हमने, ये भी किया है, लेकिन किसी में भी उन्होंने मतलब कंसिस्टेंसी से काम नहीं किया, क्योंकि वो एक चीज़ आदी करते थे फिर दूसरी चीज़ की तरफ चले जाते थे। उस तरह काफ़ी लोगों ने अपना टाइम ज़ाया किया। और जो यंग थे, जो 21 तक जिनकी एज थी, या बिलो 23 के थे, उनको तो मैं हम कहता था कि चलें आपके पास 23 तक टाइम है, आप एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि इस तरह भी नहीं है कि आप यंग है, आपने एक चीज़ पकड़ ली है उसी पे आप काम कर रहे हैं। हर चीज़ एक्सप्लोर करें, आपके पास टाइम होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो 30-35 प्लस हो गए, उनको मैं यही बोलता था कि जितना भी आपने सीखा है उसमें से बस एक चीज़ देख लें कि किस में ज़्यादा सीखा है, किस चीज़ की आपको ज़्यादा समझ है, फिर उसी को फोकस करें, क्योंकि अब आपका टाइम नहीं है कि आप फिर कोई दूसरी चीज़ करने बैठ जाएं। जितनी आपने कोई एक चीज़ ज़्यादा सीखी है, आपको उसकी ज़्यादा समझ आ रही है, उसी को आप लेके चलें। तो ये इशू बहुत आया था कि स्किल स्विचिंग बहुत करते थे, कंसिस्टेंसी से एक चीज़ से काम नहीं करते थे। तो उस पर मैं यही सजेस्ट देता था जो यंग थे, कि उनको कहता था कि आप बेशक थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, अभी इतनी आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आप समझ लीजिए लेट 20s हैं या मिड 30s हैं, उनको कहता था कि जितना आपने सीखा है बस उसमें से कोई एक चीज़ पिक करें जिसमें ज़्यादा आपको समझ आ रही है, और फिर उसी को लेके चलें। तो एक ये मेन चीज़ होती थी। बाकी फिर कंसिस्टेंसी का एक इशू होता था कि कोई हम चीज़ सीखते थे, 1-2 दिन सीखी और फिर छोड़ दी। तो उस पर मैंने उनको अपनी एक एग्जांपल दी कि मुझे नावला अपना लिखना था, 1.5 साल से मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ बैठ के लिखूं। तो मैंने फिर ये एक डिवाइस क्या मेथड के, आप अगर सुबह को जल्दी थोड़ा उठ जाएं, जब घर वाले सो रहे हों, मतलब दुनिया सो रही हो, बिल्कुल भी मतलब कि शोर कोई भी नहीं हो आसपास, और सुबह को जब आप सो के उठते हैं आपका माइंड फ्रेश होता है, और जो भी आप शुरू में काम करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जो भी आपका गोल है, मेन गोल है, कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो बेशक उसमें आप 10 मिनट से ही स्टार्ट करें। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि आपको 1-2 घंटे लगाएं, मैं कहता हूँ 10 मिनट से भी स्टार्ट करें। रोज़ के रोज़ 10 मिनट भी इस चीज़ को दें, उसके बाद आप जो भी टाइम वेस्ट करते हैं जो वो करते रहें, लेकिन अपनी इस चीज़ को आप 10 मिनट दें, रोज़ देने हैं। शुरू में आपको नहीं लगेगा कि आपकी कोई प्रोग्रेस हुई है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वो 10-10 मिनट ऐड होंगे, और कुछ हफ्तों के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ। मैं पहले फर्स्ट लेसन पे था,
और फर्स्ट आवर पे था। अब मैंने लेट्स से कि 50% ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। फिर जब वो मंजिल करीब आती आपको नज़र आएगी ना, तो आपका खुद ही जो है वो इंटरेस्ट बढ़ेगा, और फिर वो 10 मिनट आपके 10 घंटों में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आप टाइम नहीं देखेंगे जब आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल करीब आएगी। शुरू में मंजिल दूर होती है तो हम इतना मोटिवेट नहीं होते। तो मैं कहता हूँ कि 10 मिनट्स अपनी लाइफ के आपको देने हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो भी सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं वो आप करते हैं। बाकी 10 मिनट्स अपने इस गोल को दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको प्रोग्रेस थोड़ी नज़र आएगी, आपका खुद ही इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा, और खुद ही आप उसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे, उस पर मज़ीद टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने भी इसी तरह अपना नॉवल लिखा था। सुबह को उठता था, 1 घंटा देता था, ईमेल्स वगैरह नहीं देखता था, कुछ भी नहीं देखता था, बस सुबह उठ के फ़ौरन 1 घंटा लिखता था, और फिर उसी प्रोसेस से चलते चलते मेरा नॉवल भी कंप्लीट हुआ। और ये जो मैंने आइडिया दिया लोगों को, भाई आप थोड़ा सा 10 मिनट से ही स्टार्ट करें, इतना ज़्यादा टाइम ना दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है 20-30 मिनट आप देते हैं, आप बोर हो जाते हैं, क्योंकि मंजिल अभी आपको दूर नज़र आती है। तो 10 मिनट से स्टार्ट करें, और जब एड अप चीज़ें होती रहेंगी तो फिर आपका इंटरेस्ट खुद ही बढ़ेगा, और स्पीड काम की खुद ही तेज़ हो जाएगी। तो एक कंसिस्टेंसी का इशू था, एक स्किल स्विचिंग का इशू था बहुत। तीसरा इशू ये था कि लोग कोशिश करते थे कि जो आसान चीज़ है ना उसकी तरफ चले जाएं, जो मैं आसान लगती, जैसे कि डेटा एंट्री, ठीक है। तो कहते हैं हम डेटा एंट्री सीख लेते हैं। मेरा डेटा एंट्री तो आप आसपास देखें, मतलब वो तो आपको बहुत सारे डेटा एंट्री करने वाले मिलेंगे, क्योंकि जो आसान चीज़ होगी उसमें तो बहुत सारे लोग होंगे। जब बहुत सारे लोग होंगे तो काम कम होगा, काम नहीं मिलेगा, फिर आप किसी दूसरी आसान चीज़ की तरफ भागेंगे, वहाँ पे भी इसी तरह होगा, और फिर वही होगा कि आप घूम फिर कर अपने कई मंथ्स और ईयर्स वेस्ट करके आप उसी पहले स्टेप पे आ जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप जो है कोई ऐसी चीज़ सीखें जो थोड़ी सी मुश्किल हो, जिस पे लोग ज़्यादा ना जाते हों। लेकिन उसमें ये भी आपको देखना है कि उसमें आप नेचुरली गिफ्टेड हों तो वो ज़्यादा बेहतर है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट और पैशन फॉलो करना चाहिए। मैं कहता हूँ इंटरेस्ट और पैशन आप फ़िलहाल साइड पे रखें, आप उस चीज़ को करें जिसमें आप फील करते हैं कि आप नेचुरली गिफ्टेड हैं, आपका नेचुरल टैलेंट है। बेशक वो आपको चीज़ बहुत बुरी लगती हो, लेकिन आपको पता है आपसे अच्छा वो कोई कर नहीं सकता, तो वो आप उस चीज़ को करें। फिर जब बैंक में अमाउंट होगा ना, तो वो पैशन भी इजीली फॉलो हो जाएगा। लेकिन आप पैशन की तरफ भागेंगे, उसमें पता नहीं आप किस लेवल पे खड़े हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो ऑलरेडी उस चीज़ में गिफ्टेड होगा, ठीक है, उस वहाँ तक तो पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिस चीज़ में आप गिफ्टेड हैं, तो वहाँ पे नंबर 1 पे पहुँचने के लिए आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा, और आप उस जल्दी उस लेवल तक पहुँच भी जाएंगे जिसमें आप नेचुरली गिफ्टेड हैं। तो ये 3 चीज़ें होती थी जो ऑलमोस्ट तकरीबन हर कॉल में, ये 3 चीज़ें ही होती थी कि स्किल स्विचिंग हो रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है, पता है कि क्या सीखना है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, और जो है पैशन हमारा ये है, लेकिन मैं कहता हूँ जिस पैशन की बात करें उसमें तो काम है ही नहीं, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो आप जो है उस चीज़ को देखें जिसमें आप नेचुरली अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। बिल्कुल आपको बुरी लगेगी चीज़, लेकिन आप ये देखेंगे उससे उस चीज़ को आपसे अच्छा और कोई कर नहीं सकता, तो पहले उसको देखें, उसके बाद आ जाएं अपने पैशन पे। तो ये जो 3 आप समझ लें कि कॉमन एक इश्यूज़ होते थे लोगों के। सही है। अच्छा, आपने जो लास्ट बात की पैशन वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ रोड मैप पर बुक के अंदर भी। उसके अंदर हमें जो 6 स्टेजेस दी हैं लाइफ की या बिजनेस में, हमने पहले स्टेज की बात की हेल्प वाली स्टेज की, कि हेल्प स्टेज वो स्टेज है जिसके अंदर आपकी इनकम कम है और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे पैशन और अगर आप ऐसी सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे दुनिया की जी। खिदमत करने वालों के, तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो घर के ब्रेड एंड बटर किचन के मसले मसाइल हैं, वो आपको वापस ड्रैग करके लेके आ जाएंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ होता है, जी। क्योंकि वो उन लोगों से इंस्पायर हो रहे होते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपसे माशाल्लाह काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं, तो वो ये नहीं देखेंगे फ़राज़ की जर्नी क्या रही, वो ये देखेंगे फ़राज़ अभी क्या है और ये अभी क्या काम कर रहे हैं, तो हम भी वही काम स्टार्ट करते हैं, तो जो कि उनके लिए तो राइट बाय द नहीं है। वे, दिस इज़ वेब डेवलपमेंट इज़ नॉट माई पैशन। पैशन कुछ और है, लेकिन मैं अभी तक अब पहुंचा हूं कि अब मैं पैशन भी फॉलो कर सकूं। एग्जैक्टली। ये चीज़ देखें ना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आपको अर्ली स्टेज के अंदर है तो डू समथिंग जो स्किल बिल्डअप करने की तरफ आपको हेल्प आउट करे, रेवेन्यू जनरेट, इनकम जनरेट करने की तरफ हेल्प आउट करो, फिर ऐसा ऐसा चीज़ें में आप एक्सप्लोर करते रहेंगे। अच्छा फराज भाई, आपने यहाँ पे बात की है, स्किल्स की बात की है, तो आपका वेब डेवलपमेंट के अंदर एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें, वो लोग, और एक सवाल हमने जब मैंने पोस्ट भी की थी कि जनाब फराज जी। भाई हमारे गेस्ट हैं, तो सवाल वहाँ पे सवाल भी आया था, वो ये रेलिवेंट था कि अभी अगर कोई बंदा स्टेप इन करना चाह रहा है और डेवलपमेंट की साइड पे जाना चाह रहा है, तो उसका एक, अगर हम मिनी रोड मैप की बात करें, तो कौन सी स्किल्स से उसको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए ताकि इस फील्ड के अंदर वो पेनिट्रेट कर सके। वेब डेवलपमेंट की तरफ अगर जा रहा है, अच्छा इसमें स्किल्स तो
अब वेब डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो क्वेश्चन पहले मैंने भी देखा था, तो उसका आंसर लोग अक्सर पूछते हैं कि हम कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स कर लें और फिर उस कोर्स करने के बाद जो हम वेब डेवलपर बन जाएंगे। उसमें मैं ये कहता हूँ, मैं अपनी एग्जांपल अगर दूँ तो मैंने कोई कोर्स वेब डेवलपमेंट का नहीं लिया था, ठीक है। मेरे पास एक आइडिया था कि मुझे ये चीज़ बनानी है, लेकिन मुझे पहला स्टेप पता नहीं था कि पहला स्टेप उसका क्या होगा, मुझे कौन से टूल्स, कौन से सॉफ्टवेयर मुझे जो चाहिए होंगे, और पहला जो कोड है वो मुझे क्या लिखना होगा। तो वो फर्स्ट स्टेप मुझे नहीं पता था, तो मैंने एक बुक पढ़ी, उस परचेज़ की, ठीक है। 24 चैप्टर्स थे उस बुक के, लेकिन मैंने सिर्फ 6 चैप्टर्स पढ़े। 6 चैप्टर्स पढ़ के मुझे एक रास्ता मिल गया कि मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो वो जो मेरा आइडिया है, जो मेरी एप्लीकेशन मैं बनाना चाह रहा हूँ, वो मतलब कि उस पर मैं स्टार्ट कर सकूँगा। अच्छा, मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। लेट्स से मैंने 5-10% सीख लिया था, और वो 5-10% मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब आगे का मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं। तो उस पर मैंने करना शुरू किया गूगल, ठीक है। तब तो चैट जीपीटी नहीं था, ठीक है। तो मैंने गूगल करना शुरू किया, जो मुझे दूसरा स्टेप नहीं आता था, तो वो मैंने गूगल किया कि भाई ये दूसरा स्टेप किस तरह होगा। उसका सॉल्यूशन मुझे मिला, लेकिन वो जो सॉल्यूशन जब मुझे मिला तो उसके साथ मुझे 10 चीज़ें और मिली, मेरी नॉलेज में और इजाफा हुआ। वो 10 चीज़ें उस वक्त काम नहीं आनी थी, फ्यूचर में काम आनी थी, लेकिन वो भी मुझे पता चली कि अच्छा ये भी होता है। चलें, वो स्टेप 2 इम्प्लीमेंट कर लिया, स्टेप 3 मुझसे हो गया, फिर स्टेप 4 मुझे नहीं आता था, फिर से अगेन मैंने गूगल किया, ठीक है। फिर मुझे 10 चीज़ें और नज़र आई, अच्छा ये चीज़ें भी होती हैं, अपना सॉल्यूशन भी निकाला। तो इसी तरह मैं जहाँ जहाँ पे मैं अटका हूँ, जो जो हडल आया, जो जहाँ जहाँ पे मुझे जो चीज़ समझ नहीं है, इसको मैंने गूगल किया और उसका सॉल्यूशन निकाला। क्योंकि कोर्स आप कोई भी कर लें, पहली बात तो कोर्स में आपको 100% आप कभी भी कुछ सीख नहीं सकते, ठीक है। आप 1 करें या 10 करें, इम्प्लीमेंट करने बैठेंगे आपको पता चलेगा, ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो अपने कोर्स में देखी नहीं होंगी, क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन काफ़ी डिफरेंट होती है, उसमें जो चैलेंजेस आते हैं डिफरेंट होते हैं, तो आप कोर्स में कभी भी सीख नहीं सकते। और चलें, आपने एक टूल या एक लैंग्वेज आपने 100% सीख भी ली, तो जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो आप उसका 10-15% ही इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। आप 85% आप खुद देख लें, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमें जो पढ़ा है वो आज लाइफ में सारी चीज़ें तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, सारी चीज़ें तो हमारे यूज़ में नहीं आ रही। तो इसी तरह आप कोई भी आप कोर्स करते हैं तो आप सारी चीज़ें उसकी इम्प्लीमेंट नहीं करे होंगे अपनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में। तो सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वही चीज़ें सीखें जो आपको ज़रूरत आ रही है, जिस चीज़ जो चैलेंज सामने आ रहा है उसी को टैकल करें और आगे बढ़ें। सब चीज़ें सीखने बैठेंगे, एंड में सब आधी चीज़ें आप भूल चुके होंगे, ठीक है। और अगर पूरा सीख भी लिया तो वो कभी आप वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे होंगे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, PHP मैंने सीखी है, मुझे 50% PHP आती होगी मुश्किल से, लेकिन जितनी भी आती है उसका भी मैं रोज़ अगर काम करता हूँ तो 10-15% ही इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ। इतना सारा जो भी है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता, वो मेरे यूज़ में नहीं आती। तो रोड मैप में यही कहता हूँ कि फर्स्ट स्टेप सीख लें, ठीक है। पहले 5%, 10% जो है स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेन चीज़ है स्टार्टिंग पॉइंट, वो लोगों को पता नहीं होता। लोगों को पता है कि क्या करना है, किस तरह करना है, वो नहीं पता होता। स्टार्टिंग पॉइंट सीख लें, उसके बाद आप गूगल से ही आप अपने रिसर्च स्किल्स अच्छे करें, क्योंकि मेन चीज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, वो आप में खुद आएगी, वो कोई कोर्स आपको नहीं सिखाएगा। तो कहाँ कहीं पे आप कोई चैलेंज आता है, गूगल करें, सॉल्यूशन निकालें, 10 चीज़ें और सीखें और आगे बढ़ें, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अगर आप प्रॉब्लम जो है वो ऑनलाइन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, वो एबिलिटी आप में नहीं है, तो फिर आप ऑनलाइन फील्ड में किसी में भी इतना कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आप में वो एबिलिटी अगर पैदा हो जाती है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है, आपको पता है कि मुझे किस तरह गूगल पे लिखना है, किस तरह सर्च करना है, तो फिर आपके लिए कोई भी फील्ड फिर मुश्किल नहीं होती, ठीक है। क्योंकि कोड भी कोई भी करेंगे 100% आप कभी सीखेंगे नहीं, इवेंचुअली आपको गूगल से ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप उतना ही सीखें, आप उतना ही सीखें जितना आपको ज़रूरत है, जहाँ से आप स्टार्ट कर सकें। उसके बाद जो चैलेंज सामने आता है बस उसी को टैकल करें, उसी को जो है सीखेंगे, उससे उसको किस तरह सॉल्व करना है, और फिर आप एक 1 बाय 1 चैलेंज जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसको जो है आप टैकल करके आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सारी चीज़ें इंप्लीमेंट भी नहीं कर रहे होंगे। नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम वेब डेवलपमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो लैंग्वेज की बात आती है, और उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, सारा कुछ है। तो उस सवाल के अंदर भी जो कनेक्शन था वो यही था कि कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करे एक वो बंदा जो कि अभी जिस आपने फर्स्ट स्टेप की बात, उसको क्लियर ही नहीं है और इसी में घूमता रहता है कि PHP सीखे या लारा या वॉट एवर जो भी लैंग्वेज। तो वहाँ पे अगर आपकी एक एडवाइस हो, सजेशन हो कि किससे वो टेस्ट एंड ट्रायल स्टार्ट करे।
ठीक है, वेब डेवलपमेंट अगर आपको सीखनी है, अगर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है, मतलब सारी चीज़ें सीखनी है वेब डेवलपमेंट की, तो स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, वो 3 लैंग्वेजेस तो आपको सीखनी पड़ेंगी। लेकिन अगेन वही पॉइंट आ जाता है कि अगर आपको फुल स्टैक नहीं बनना, आपको सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आपको सिर्फ बैक एंड डेवलपर बनना है, प्रोग्रामिंग करनी है। जैसे कि मैंने लाइफ के आप यूँ समझ लें कि 5 साल जो मैंने काम किया था वो सिर्फ PHP पे का किया था, मुझे डिज़ाइनिंग का कुछ पता नहीं था। ठीक, और जो है मतलब कि डिज़ाइनिंग मैंने कभी देखी भी नहीं कि किस तरह वो लेआउट बनते हैं वेबसाइट्स के। मैंने प्योर जो है वो PHP पे बैक एंड प्रोग्रामिंग पे काम किया था। वो जो जब फ्रीलांसिंग में आया, वो प्रोजेक्ट आया, क्लाइंट ने दिया कि आपको ये भी करना है, तो फिर मैंने सीखा, तब सीखा। पहले मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो मेरे काम से रिलेटेड नहीं था। लेकिन जब वो चीज़ आई तब मैंने सीखा, तब मैंने फिर HTML पे भी काम किया, CSS पे भी काम किया, वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको भी सीखा। तो जब चीज़ें सामने आती गई, क्योंकि मुझे पता था कि किस तरह गूगल से एक चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं इजीली इसको सर्च करके फाइंड करके उस पर काम कर लेता था। लेकिन अगेन कोई रोड मैप आपको चाहिए वेब डेवलपर बनना, बहुत सारे फ्रेमवर्क से ज़्यादातर अगर हम इसमें भी मैं कहता हूँ, अगर आपको पाकिस्तान में ही जॉब चाहिए, जैसे आप जॉब करना चाहते हैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो ज़्यादा लोग इस वक्त मर्न स्टैक की तरफ जा रहे हैं या वर्डप्रेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वर्डप्रेस पे भी आपको थोड़ी सी बैक एंड नॉलेज होनी चाहिए ताकि एक तरह आप स्टैंड आउट कर सकें और कस्टमाइजेशंस कर सकें। इससे ऊपर हम जाते हैं तो जावा लैंग्वेज आ जाती है। बैंक्स वगैरह अगर देखें, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें, अगर AI का आपको शौक है, AI की फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसमें पाइथन जो है लर्न करनी पड़ेगी। गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं आप, C++ या C# लर्न करेंगे। तो वो डिफरेंट फील्ड्स हैं, वो आप मतलब जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आपको उस हिसाब से फिर काम करना पड़ेगा। वेब डेवलपमेंट में भी यही है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज तो आपको एटलीस्ट होनी चाहिए। HTML CSS लोग कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट पे अगेन क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे फंसते हैं। अगेन वो फिर बात आ जाती है कि मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। हम फिर वर्डप्रेस पे जाते हैं, हम पेज बिल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम वेबसाइट बना लेते हैं, इससे हम वेब डेवलपर बन जाएंगे। लेकिन अगेन मसला ये कि वर्डप्रेस आप अगर अपने पड़ोसी के घर जाएँ, उससे पूछें कि भैया आपके घर में वर्डप्रेस डेवलपर है, तो आपको मिल जाएगा वहाँ से भी। इतने लोग जो हो गए हैं कि जो पेज बिल्डर से वेबसाइट बनाते हैं अपने आप को वेब डेवलपर बोलते हैं। लेकिन अगर उनको हम बोलें कि कस्टमाइजेशन कोई करनी है तो उनसे नहीं होती। मतलब तो अगर वही बात है, प्रोफाइल के साथ जी लगा सकता हूँ क्योंकि वर्डप्रेस में भी थीम्स वगैरह यूज़ कर लेता हूँ, तो जी जी एक टैग ये भी हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जी आपने बड़ी गुड, आपने बहुत की पॉइंट्स दे दिया। आई होप ये कनेक्ट करेंगे तो दे विल बी एबल टू गेट द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स देयर जर्नी। आपने बात की जॉब्स की और आपकी जर्नी में रहा है कि आपका जॉब का किरदार रहा है, और जॉब पहले आपने जॉब की फिर फ्रीलांसिंग में आए, ऐसे ही है? जी सही है। बिल्कुल। तो ये बताएं कि वो जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या लर्निंग जोन रहा, और ख़ास तौर पे मैं इसको चाहूँगा इस कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट करें कि आजकल लोग क्या करते हैं या प्रेफर ये करते हैं कि जनाब हमने किसी का जॉब नहीं करनी है, हमने स्किल बेसिक सीखी हैं और लेट्स स्टेप इनटू द मार्केट, और जैसे ही वो दुनिया में जाते हैं जी दुनिया उनको वो चपेड़ें पड़ती हैं कि उनको समझ आ जाती है आप कि भाई आप बिल्कुल। किस लेवल के हैं। सो व्हाट, ये क्या जॉब के बारे में कहते हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मुझसे भी जब लोग ये पूछते हैं ना कि हमने स्किल सीख लिया है, अब हम फ्रीलांसिंग शुरू करें, तो मैं उनको बोलता हूँ ये अपवर्क का पेज है, इस पर जॉब्स आ रही हैं आपके स्किल की, आप देखें आप कर सकते हैं। तो उनका जवाब आता नहीं तो हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं पर्सनली लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि स्किल सीखकर कम से कम 2 साल आपको जॉब करनी है। उसकी रीज़न ये है कि स्किल आपने चले आप सीख लिया, अब जब आप फ्रीलांसिंग करने जाते हैं डायरेक्ट, तो उस पर आप फिर थोड़ा सेफ प्ले करते हैं। आप वो प्रोजेक्ट्स नहीं लेते जिनका काम आपको नहीं आता, ठीक है, या आप समझते थोड़ा डाउट होता है आपको कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो आप इग्नोर कर देते हैं। आप वही काम लेते हैं जो आपको 100% आप मतलब कि आपको जो है श्योर है कि आप वो कर सकते हैं। तो उसमें आपकी एक तो ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, ठीक है, आप ज़्यादा फिर सीखते नहीं हैं, आप उसी जो आपका स्किल था उसी लेवल पे जो है रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। जॉब में आपको इस तरह की चॉइस नहीं मिलती। आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर, आपके बॉस हैं, जो आपको बोलेंगे वो आपको करना है। अगर नहीं आता तो आप जो है वो सर्च करेंगे, रातें लगाएंगे, घर से भी काम करेंगे, लेकिन वो चीज़ आप एंड में करके दे देंगे। आप प्रेशर मैनेजमेंट आप सीखेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखेंगे, आपके रिसर्च स्किल्स अच्छे होंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होगी, जो आगे चलकर फ्रीलांसिंग में आपके काम आएगी। दूसरी चीज़ जो आपके काम आएगी, ऑब्वियसली जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं हम प्रोजेक्ट मैनेज भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं,
QA भी कर रहे हैं, फाइनेंसिस भी अपने देख रहे हैं। तो एक तरह से हम अपना बिजनेस ही पूरा चला रहे होते हैं। तो जब आप जॉब कर रहे होते हैं उस पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है। उससे आप सीख सकते हैं कि क्लाइंट से कम्युनिकेशन किस तरह करनी है। आप उनको बोल सकते हैं कि भाई मैं कॉल पे आ जाता हूँ, आई विल बी साइलेंट, आप जो बात करें क्लाइंट से आप वो बात करें, मैं सिर्फ सुनूंगा और सीखूंगा कि आप किस तरह बात करते हैं और क्लाइंट्स जो है वो किस तरह बात करते हैं। तो उससे आप जो है कम्युनिकेशन सीख सकते हैं कि क्लाइंट से किस तरह कम्युनिकेट करना है। फिर ऑब्वियसली बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उनके साथ आप बैठ कर सीख सकते हैं कि भाई किस तरह क्लाइंट्स को अप्रोच करना होता है, उनसे किस तरह बात करनी होती है, किस तरह क्लोजिंग करनी होती है। तो उससे आप जो सेल्स भी करना सीख सकते हैं, जो अगेन आपके फ्रीलांसिंग में काम आएगी। पर्सनल में एग्जांपल दो, अगर मैं जॉब मैंने नहीं की होती तो मैं कभी भी एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर नहीं बन पाता, आई वुड हैव फेल्ड टोटली। लेकिन वो ये सारी चीज़ें मैंने जॉब में की थी। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों के साथ बैठा था, कॉल्स पे बैठा था, वो बात करते थे, मैं सुनता था। क्यों, मैं डेवलपर था तो मेरा होना भी ज़रूरी था कि मैं चीज़ें जो है वो समझ सकूं। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर मुझे बताएगा, उसकी बात थोड़ी डिफरेंट होगी, जो क्लाइंट डायरेक्ट बोल रहा है उसकी बात थोड़ी डिफरेंट होगी। सेल्स लास्ट 1-1.5 साल में सेल्स डिपार्टमेंट में बैठा था एज ए एनालिस्ट। वो जॉब्स देते थे और पूछते थे कि भाई ये कर सकते हम नहीं कर सकते, तो मैं उनको बताता था। तो वहाँ से मैंने सेल्स करना भी सीखा। तो ये बहुत, मैं पर्सनली कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि जॉब फ्रीलांसिंग अगर करनी है तो आप कम से कम 2 साल मिनिमम आप जॉब तो करें। तो आप ये आपके स्किल्स भी एक बड़ी तेज़ी से ग्रो होंगे, आप दूसरी चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडल करना, क्लाइंट से किस तरह बात करनी है, किस तरह सेल्स करते हैं, वो सारी चीज़ें भी सीखेंगे। जो फिर आप जब फ्रीलांसिंग करने जाएंगे तो उसमें आपके सक्सेस के फिर चांसेस ज़्यादा होंगे, वरना फिर कम होंगे। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होते हैं, लोग स्किल सीकर डायरेक्ट फ्रीलांसिंग करते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग होती है, उनकी नॉलेज होती है, इन्वायरमेंट उनका ऐसा होता है, कोई सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सेफ एक प्ले करना है, जॉब बहुत ज़रूरी होती है और उसमें जो आप चीज़ें सीखेंगे वो बिल्कुल आपके फ्रीलांसिंग में ज़रूर जो है काम आएंगी और आपके सक्सेस का रेशियो जो वो हाई होगा। सही है। अच्छा, आपने फिर जॉब से स्विच करके आप फ्रीलांसिंग की तरफ मूव फॉरवर्ड हुए, वो जो शिफ्ट था, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो कब किया, कैसे किया, और वहाँ पे कोई लर्निंग लेसन्स आप बता सकें इन लोगों के लिए कि लेट्स वो चलें जॉब में आ गए, कौन सा राइट टाइम होना चाहिए और ये डिसीजन कैसे लेना चाहिए? अच्छा, पर्सनली मेरा कोई मतलब इरादा नहीं था स्विच करने का फ्रीलांसिंग में, क्योंकि देखिए मैं अभी भी जॉब वाला ही मेरी जो है वो माइंडसेट है। आई वुड लव टू वर्क, मतलब एक स्केड्यूल्ड टाइम में मैं काम करना चाहूँगा कि इस टाइम से इस टाइम में काम करूँ और उसके बाद ना करूँ। तो अभी भी अगर जॉब मुझे कोई अच्छी मिलती है, आई विल डेफिनेटली कंसीडर दैट। हर किसी का अपना होता है, कुछ लोग फ्रीलांसिंग, कुछ लोग बिज़नेस की तरफ जाना चाहते हैं। अब हर किसी का बिज़नेस माइंडसेट नहीं है, हर किसी का फ्रीलांसिंग वाला माइंडसेट नहीं है, और बहुत से लोग जॉब करना पसंद करते हैं, उनको स्केड्यूल अपना अच्छा लगता है। तो मेरा वैसे इरादा नहीं था फ्रीलांसिंग करने का। जॉब मैंने रिज़ाइन किया था, कुछ चीज़ें वहाँ पे थी जो मुझे लग रहा था कि कंपनी जिस डायरेक्शन में जा रही है तो आगे चलकर जो है वो ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और ऐसा ही हुआ था, 1.5 साल बाद वो कंपनी बंद भी हो गई थी। तो मैंने कहा था कि मैं अभी जो है वो उस बोर्ड से जंप कर लेता हूँ। तो मैंने वो रिज़ाइन कर लिया था और मेरे पास कुछ 2 महीने के फंड्स थे। तो मैंने कहा कि मैं 2 महीने वेट करता हूँ, मतलब रेस्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसे मैंने कोई वेकेशंस नहीं ली थी, रेस्ट नहीं किया था कोई 5 ईयर्स की अपनी जॉब में। तो मैंने कहा 2 महीने में थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जॉब दूसरी देखूँगा। 1-2 ऑफ़र्स भी थी तो वो इतना उसमें टेंशन नहीं थी। पर बस एक दिन ऐसे ही कोई आर्टिकल नेट पे देखा था फ्रीलांसिंग के बारे में कि फ्रीलांसर्स इस तरह से करते। तो मैंने भी ऐसे ही शौक हुआ, मैंने भी ऐसे ही अकाउंट बना लिया और ऐसे ही मजाक में, मुझे कोई सीरियस तो करना नहीं था, मजाक में मैंने 4 बिड्स कर दी थी और उन सब पे रिस्पांस आ गया और प्रोजेक्ट्स भी आ गए। और उनमें से जो 2 क्लाइंट्स हैं उनके साथ मैं आज तक काम कर रहा हूँ, ये 2013 की बात है। तो बाय एक्सीडेंट मैं फ्रीलांसर बन गया और मेरा फिर इरादा यही था कि वो प्रोजेक्ट्स जब ख़त्म होंगे तो फिर से मैं जॉब जो है वो कोई फाइंड कर लूँगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वही क्लाइंट्स मेरे साथ चल रहे हैं और 11 साल हो गए। तो एक तरह से एक्सीडेंट हुआ था और मेरा वैसे ऐसे कोई इरादा नहीं था फ्रीलांसिंग करने का। जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग
जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। सिंपल मकसद ये है कि आपको हेल्प आउट किया जा सके, आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपने बिजनेस के रोड मैप प्रॉपरली बना सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सिंपली विजिट करें roadmapper.com और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। सही है। तो अगर जो लोग जॉब से स्विच करके आना चाहते हैं उनके लिए कोई, क्योंकि आपकी जर्नी में रहा है बहुत से लोगों को आप कंसल्ट, उनके लिए क्या मशवरा देंगे? उनके लिए मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हैं, अपने स्किल में आप काम कर सकते हैं, तो उनको मैं वही कहता हूँ अपवर्क की जॉब के पेज पे जाएं, आपका जो स्किल है उस नाम से आप सर्च करें, जॉब्स आपके सामने आएंगी। अगर आपको लगता है 60-70% जॉब्स देखकर आपको लगता है कि ये वाकई आप कर सकते हैं, तो फिर आप फ्रीलांसिंग में आ सकते हैं। लेकिन आपको लगता है वो पढ़ के कि नहीं, ये आपसे नहीं होगी, आपने कभी देखा ही नहीं है कि किस तरह ये चीज़ें होती है, तो फिर अभी आपको टाइम लगेगा फ्रीलांसिंग में आने में। तो मैं भी कहता हूँ रिसर्च कर लेंगे, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं रियल वर्ल्ड में, आप वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप आ सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं अभी आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे, तो अभी आपको मज़ीद अपने स्किल पे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है। अभी आप थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हो, लोगों को हेल्प आउट भी कर रहे हैं, क्योंकि अपर के ऊपर काफ़ी चीज़ें, अपर के ऊपर भी हम थोड़ा सा डिटेल में आएंगे। द पीपल हु आर नॉट वर्किंग और नॉट एबल टू गेट क्लाइंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए या उनको किस तरह वर्कआउट करना चाहिए? क्योंकि अब प्लेटफॉर्म वैसे भी टफ हो गए और काफ़ी चीज़ों में मसले मसाइल हो रहे हैं। सो अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है, स्किल ले ली है, लेट्स सपोज जॉब भी उसने कर ली है और प्लेटफॉर्म से किसी तरह उसकी नहीं बन पा रही है, दोस्ती नहीं हो पा रही है, तो वो अपनी जर्नी कैसे कंटिन्यू करे? उसके लिए मैंने अभी रिसेंटली एक पूरी 1 घंटे की वीडियो भी बनाई थी। उसमें मैंने ये कहा था, हम अक्सर क्या करते हैं, हम अगर कोल्ड आउटरीच भी कर रहे हैं किसी के, मतलब कि किसी को अगर ईमेल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ अपनी बात कर रहे होते हैं कि हमारा ये नाम है, हमारे इतने साल का एक्सपीरियंस है, हमारी ये सर्विसेज हैं, ये हमारे पैकेजेस हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप अपने हमसे जो अपनी सर्विस ले लें। ठीक है, अब बातें तो कोई भी कर सकता है, बातें करना तो बहुत ही आसान काम है दुनिया का, लेकिन जब तक आप अगले बंदे के बेनिफिट की बात करेंगे, देखिए दुनिया में ऐसे ही होना, जब तक आपको किसी में फ़ायदा नज़र नहीं आता, वो किसी तरह का भी फ़ायदा, आप उससे टाइम क्यों स्पेंड करेंगे उस पर, आप नहीं करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ से नॉलेज मिल सकती है, यहाँ से फ़ायदा हो सकता है, आप वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो जब आप क्लाइंट को इस तरह के जेनेरिक मैसेजेस करेंगे, इसमें सिर्फ अपनी बात कर रहे होंगे कि ये मेरी सर्विसेज हैं और ये मेरा पोर्टफोलियो है, आप देख लें, तो उसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि इस तरह तो सभी मैसेज कर रहे होते हैं, सभी अपनी बात कर रहे हैं, क्लाइंट की कोई बात नहीं कर रहा, तो बहुत ही कम चांस होता है कि कोई क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड करे। लेकिन उसमें मैं कहता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली उस क्लाइंट के बेनिफिट की बात करें, जैसे जैसे आप अगर किसी को कोई यूट्यूब पे किसी का चैनल है, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो आप उसके लिए थंबनेल्स बनाए, उसकी वीडियो थंबनेल्स बनाए, तो उसको जब जो मोस्टली मैंने जो देखा है, मुझे भी अप्रोच किया लोगों ने, तो वो यही कहते हैं कि आपकी वीडियोस अच्छी हैं, कंटेंट अच्छा है, थंबनेल बुरे हैं आपके, हम आपके लिए अच्छे थंबनेल्स बना देंगे। ओके, दैट्स द मैसेज। अगर आप उसके साथ एक थंबनेल बना के भी दे देते तो एटलीस्ट मैं इखलाकन आपसे वो जवाब तो देता कि चलें, इसने इतनी मेहनत की है, मेरे लिए एक अच्छा थंबनेल बनाया, मैं इसको रिस्पॉन्ड इसको कर देता हूँ। और मैं इस तरह मैंने किया भी है, बहुत से लोगों ने मुझे कुछ चीज़ें बना के दी, मैंने उनको पे भी किया, क्योंकि अच्छी चीज़, मतलब इखलाकन आप लोगों को भेजेंगे तो कुछ लोग तो रिस्पॉन्ड करेंगे ना, जब आप उनको कोई बेनिफिट दे रहे होंगे। लेकिन आप सब बातें ही करेंगे तो फिर बहुत ही कम चांस है कि कोई क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड करे। तो लोग इस तरह की जेनेरिक टेम्पलेट्स बना देते हैं और हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को, कॉन्टैक्ट कहीं से ले लेते हैं, एक्सटेंशन, बहुत सी सर्विसेज है जहाँ से आपको डिफरेंट बिजनेसेस की डिटेल्स मिल जाती हैं, और फिर लोग इस तरह जेनेरिक एक टेम्पलेट बना के सबको ईमेल्स कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ आप दिन में एक ईमेल ही कर लें, लेकिन जिसको आप ईमेल कर रहे हैं उसकी कोई फ़ायदे की बात करें। अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट को मतलब देखें, ऑडिट करें, उसके कंपटीटर्स को ऑडिट करें, उसको एक रिपोर्ट बना के दें कि भाई आपके कंपटीटर्स ये कर रहे हैं, आप भी अगर ये चीज़ करेंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। छोटी सी रिपोर्ट बनाकर उसको दे रहे हैं, अपने आप को सेल नहीं करना है, ठीक है, बस वो रिपोर्ट बनाकर उसको सजेशंस के साथ दे देंगे, आप इस तरह करेंगे तो आपकी चीज़ जो है, आपकी वेबसाइट जो है वो भी ग्रो करेगी। उसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई फिर तो हम इतना ज़्यादा ईमेल्स भेज ही नहीं पाएंगे,
लेकिन मैं कहता हूँ कि चलें आप दिन में एक भी ईमेल भेजते हैं, 30 ईमेल्स आपके हो गए मंथ में। अगेन आप खुद सोचें, आप दूसरों के फ़ायदे की जब बात करेंगे, दूसरों को बेनिफिट दे रहे होंगे, वो 30 में से 3-4 लोग तो आपको फिर भी रिस्पॉन्ड कर ही देंगे, ठीक, इखलाकन रिस्पॉन्ड तो कर ही देंगे, ठीक है, पर आगे बात बढ़ सकती है। लेकिन आप इसमें 1000 ईमेल्स भेज रहे होंगे तो चांसेस तो 1% से भी कम है, लेकिन आप 30 ईमेल्स भेज रहे हैं, एटलीस्ट 10% आपके चांसेस फिर ज़्यादा हैं, क्योंकि आगे वही बात है ना, फ़ायदा देंगे लोगों को तो लोग आपसे बात करेंगे। और चलें वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं भी करते तो जो आपने चीज़ें बनाई है, रिपोर्ट्स बनाए हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, ठीक है, वो फ्यूचर में आपके काम आ जाए। जब क्लाइंट आपसे कोई मांगे तो आप इतनी सारी इसको चीज़ें दिखा सकते हैं। उसमें फिर लोगों का कंसर्ट होता है, अगर हम फ्री में सब चीज़ें दे दें तो हमसे काम क्यों करवाएगा कोई। अब देखिए, फ्री में नॉलेज तो नेट पे पड़ी हुई है, ठीक हो, तो सबके लिए एक्सेसिबल है, तो लोग क्यों नहीं कर पाते सब लोग, राइट। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप नॉलेज देंगे तो 1% कोई लोग होंगे जो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, बाकी 99% इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उनके पास टाइम नहीं होगा या उनके पास वो स्किल सेट नहीं होगा कि वो इम्प्लीमेंट कर सकें, सीखने का उनके पास टाइम नहीं होगा, तो आप ही से इम्प्लीमेंट कराएंगे, फिर वो आप ही को कहेंगे भाई आप ही इम्प्लीमेंट करके दें। लेकिन अब वो तभी बात होगी जब आप दूसरों के फ़ायदे की बात करेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी ही बात कर रहे होंगे कि मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, लिखने में तो कुछ जाता नहीं, आप 5 साल लिखें या 50 साल लिखें, लेकिन वो जब तक आप शो नहीं करेंगे, कुछ बनाकर उनके बिज़नेस के बारे में कुछ दिखाकर या बना कर उनको नहीं देंगे, उनका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा। अगर आप दूसरों के पोर्टफोलियो दिखा रहे, दूसरों की चीज़ें दिखा रहे, तो दूसरों की हैं, उसकी तो नहीं है, लेकिन आप उन्हीं के बिज़नेस से रिलेटेड कुछ बना के दे रहे हैं, उसी की बात करें, तो थोड़ा इंटरेस्ट तो लेंगे कि मेरी बात हो रही है तो मैं पढ़ तो लूँ कि क्या है वो, वाकई वो चीज़ अच्छी होगी, क्वालिटी वाली होगी, वैल्यूबल होगी, तो आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट आउटरीच करना है तो आप इस तरह करें, ये जेनेरिक एक ईमेल सबको आप लिख रहे हैं वो काम नहीं करेगी। नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, इसको थोड़ा सा और कनेक्ट हम करें कि एक तो आप अगर अर्ली स्टेज के अंदर हैं, इट्स फार बेटर कि आप रिसर्च करें, लोगों के लिए अगर फ्री में काम कर सकते हैं बनाएं, क्योंकि वो आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होगा। अगर आप एक्सपीरियंस है तो ऑलरेडी आपके पास पोर्टफोलियो बिल्डअप हो गया, तो आप तो अगर अब आप कुछ काम करके कुछ सैंपल या रिसर्च करके कोई चीज़ उसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो कम्युनिकेशन बड़ी पावरफुल होगी आपकी, आपका ओपन रेट आपको अच्छा मिलेगा, आपको रिस्पॉन्स रेट अच्छा मिलेगा, और फिर आपका सेल्स की कन्वर्जन की तरफ आप जाएंगे। और थर्ड एलिमेंट ये कि आपको अपनी प्रॉब्लम की सॉल्व के लिए नहीं उस पर जाना कि यार मुझे यहाँ से क्लाइंट मिल जाए पैसे ले लें, लेकिन आपको फाइंड आउट करना क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है और वहाँ पे आप उसको किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। और इस आपकी बात में आ जाते हैं कि आपने कहा कि जी लोग कोशिश करते हैं कि हज़ारों ईमेल्स भेजें, उसमें तो आपने आइडेंटिफाई नहीं करना उसकी प्रॉब्लम नहीं है तो आपने सेंड कर दिया। लेकिन अगर आप डेली एक को भी सर्च कर रहे हैं तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि यार मैं 30 बंदों को अगर मैंने मंथ में सेंड किए हैं तो पता ये चलेगा कि आपने रिसर्च स्टार्ट की, 10 बंदों को आपने रिसर्च किया तो 9 बंदे तो उस काबिल ही नहीं थे या इस लेवल के नहीं थे, या उनका जो प्रॉब्लम थी वो आपसे रेलेवेंट ही नहीं थी, तो वो खुद ही आपका भी फिल्टर हो गया और आप डायरेक्टली उस बंदे को अप्रोच कर रहे हैं जो शायद आपका पोटेंशियल क्लाइंट बन सकता है। क्लाइंट की आपने बात की तो आपने अभी पास में जिक्र किया आपके पास 10-13 साल से तकरीबन क्लाइंट्स हैं जी, तो ये क्या ट्रिक है, स्ट्रेटजी है, हाउ टू रिटेन द क्लाइंट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? रिटेन तो खैर अब एक क्लाइंट आता है, उसके पास एक ही टास्क है, ठीक है, उसके बाद फिर से काम नहीं आता तो उसको तो आप रिटेन नहीं कर सकते। स्ट्रेटजी शुरू से यही थी कि मेरा ये मतलब एक सोच थी कि अपवर्क पे जो ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, इस्टेब्लिश्ड क्लाइंट्स हैं जिनकी हिस्ट्री है अपवर्क पे, जिन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, तो उनको मैंने अवॉइड किया था कि जो ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं अपवर्क पे, जो ऑलरेडी काम करवा रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी जिनकी स्पेंडिंग है कुछ, उनको अवॉइड करना है। टारगेट उनको करना है जो मेरी तरह न्यू है, जो उन्होंने पहला प्रोजेक्ट पोस्ट किया है। मैं भी नया हूँ, मेरा भी कोई मतलब कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने भी कुछ काम नहीं किया, और जो क्लाइंट है उसका भी पहला प्रोजेक्ट है। तो मैंने उन क्लाइंट्स को, मेरे सारे क्लाइंट्स जो लॉन्ग टर्म बने सारे वही न्यू क्लाइंट्स बने जिन्होंने अपवर्क पे फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना पोस्ट किया था। उसके पीछे थिंकिंग ये थी कि एक तो न्यू क्लाइंट है, बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं आज भी कि नया क्लाइंट है, कोई हिस्ट्री नहीं है तो हम इनको अवॉइड करते हैं, पता नहीं किस तरह का क्लाइंट होगा और स्कैमर ना निकल आए, हो सकता है स्कैमर भी हो, लेकिन अगेन एक क्लाइंट जो पुराना क्लाइंट है वो भी कभी नया क्लाइंट तो था ना, फिर ही पुराना क्लाइंट बना है, तो लोग इस तरह डर के मारे कि भाई स्कैमर ना निकले तो हम इसको अवॉइड करते हैं। तो उससे होता ये था कि कंपटीशन जो है आपका वो कम हो जाता था, ज़्यादातर लोग उनके जॉब्स पे प्रपोजल्स नहीं भेजते थे। एक ये उसके पीछे थिंकिंग थी। दूसरी थिंकिंग ये थी कि मतलब रात को देर से मुझे प्रपोजल्स भेजने, और मेरा था कि 3-4 के बाद भेजने। उसके पीछे थिंकिंग ये थी कि एक तो
जो फ्रीलांसर्स जो ज़्यादा जो मेजॉरिटी में पाकिस्तान से और इंडिया से होते हैं, ज़्यादातर लोग सो रहे होंगे। जो एजेंसीज़ काम करती हैं, कंपनीज काम करती हैं, वो भी शाम को 6 से सुबह के 3 बजे तक ही काम करते हैं, तो वो भी घर जा चुके होंगे। तो आपका कंपटीशन और कम हो जाता है उससे। एक तो न्यू क्लाइंट है, उस पर लोग नहीं बिड कर रहे, आप देर से रात को कर रहे हैं, बहुत से लोग सो रहे हैं, तो आपका मतलब डबल कंपटीशन आप समझ कम हो गया। अब उसके बाद क्योंकि कंपटीशन अब नहीं है इतना ज़्यादा, और न्यू क्लाइंट्स हैं, वो न्यू क्लाइंट्स जो है 2 चीज़ें ही देख रहे होते हैं। ठीक है, न्यू है, उनको ज़्यादा पॉलिसीज़ का नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता कि टॉप रेटेड क्या होता है, बैच क्या होता है। उनको 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी हो, ठीक है, वो मैं कहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। बहुत से लोग पासपोर्ट वाली जो पिक्चर होती हैं वो रखते थे, उसमें मतलब स्माइल होती नहीं, बिल्कुल एक जो है वो देख रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, कि एक पॉजिटिव वाइब तो है आगे बंदे को, कोई जिसके साथ काम करना चाहिए वो प्लेजेंट बंदा है, उसके साथ हम काम कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं, आपका प्रपोजल देखते हैं, और प्रपोजल में भी आप यूँ समझ लें कि शुरू की 2 लाइन्स ही नज़र आ रही होती हैं क्लाइंट्स को। वो जब उसको क्लिक करता है तब उसको पूरा प्रपोजल नज़र आता है। और प्रपोजल में भी लोग ज़्यादातर जो स्टार्ट करते हैं वो अपने बारे में ही स्टार्ट करते हैं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये वो। मैं कब आप सिर्फ प्रोजेक्ट की बात करें, मैं भी अपने प्रपोजल्स में अपनी बात बिल्कुल करता भी नहीं हूँ कि मेरा क्या नाम है या कितना एक्सपीरियंस है। डायरेक्ट टू द पॉइंट, हाय हेलो भी ना बोलें, बस जो प्रोजेक्ट की बात है उसकी कोई फिक्स करनी है, उसको थोड़ा हिंट दे दें कि भाई किस तरह फिक्स करेंगे, या अगर कोई क्वेश्चंस आप प्रोजेक्ट से निकाल सकते हैं वो क्वेश्चन पूछ लें, दैट्स इट। तो ये 3 चीज़ें मतलब मैंने की थी कि प्रपोजल्स में मैंने क्लाइंट्स पे फोकस किया था, और जो है न्यू क्लाइंट्स पे फोकस किया था, क्योंकि कंपटीशन कम होता था। रात को देर से किया था, कंपटीशन और कम ऑब्वियसली मिला उसमें। तो उसमें फिर ये होता था कि चलें प्रोजेक्ट आपको अवार्ड हो गया, आपने क्लाइंट का काम कर लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको करके दे दिया, ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करके, उसने अगर नई भी चीज़ मांगी थी तो आपने कुछ एक्स्ट्रा उसको करके दे दी, क्लाइंट को कम्प्लीटली आपने सेटिस्फाई कर दिया। अब बाय चांस अगर वो क्लाइंट जैसे कोई स्टार्टअप है, कोई बिज़नेस है, न्यू बिज़नेस है, क्योंकि एक मैंने रिसर्च देखी थी यूएस की कि 22% और समथिंग या उससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर था कि जो वो लोग थे जो अपनी मतलब कि एक साइड बिज़नेस भी चलाते थे अपनी जॉब के साथ। अब ज़्यादा साइड बिज़नेस तो 9 to 5 के बाद ही चलाएंगे, शाम को ही स्टार्ट करेंगे, और 5 PM हमारे समझे 3 बजे ही होते हैं रात के। तो उसके पीछे ये भी लॉजिक थी कि अगर उस तरह का कोई क्लाइंट मिल जाता है जो नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, उसको मैंने पहले ही प्रोजेक्ट में उसका पहला एक्सपीरियंस ही एक फ्रीलांसर के साथ अच्छा हो गया अपने प्रोजेक्ट में, तो वो उसके बाद अगर फ्यूचर में काम होगा तो कहीं और तो जाएगा ही नहीं, वो तो आप ही के साथ ही पर काम करना चाहेगा। तो ये सारी थिंकिंग थी, इसी को अप्लाई किया था, और जो क्लाइंट्स मेरे बने हैं वो सारे इसी टाइम लॉन्ग टर्म जो बने, जो 10 साल से मेरे साथ अभी तक काम कर रहे हैं। फराज भाई, ये जो आपकी थॉट प्रोसेस चल रहा है और जो आपकी जर्नी में भी रहा लॉन्ग टर्म की अप्रोच के साथ, ठीक है, कि एक दिन की गेम ही नहीं, लॉन्ग टर्म की अप्रोच, क्या इसके पीछे क्या था? क्या जॉब का एक्सपीरियंस था? ये थॉट प्रोसेस कैसे बिल्डअप हुआ? थॉट प्रोसेस ऑब्वियसली मैंने बताया, जॉब जो कर रहे थे तो उसमें भी हमारी कोशिश यही होती थी कि एक क्लाइंट मतलब जो सेल्स के जो लोग होते थे उनको मैं देखता था कि उनको टारगेट्स मिले होते थे कि आपको मंथ में इतने टारगेट्स करने हैं। तो अब वो ज़्यादा उनकी कोशिश होती थी कि कोई ऐसा हम क्लाइंट्स को ढूंढ लें कि जो हमें पर रेगुलर काम देता रहे, ताकि हमें सेल्स बार बार करनी नहीं पड़े, हमारे टारगेट्स पूरे होते थे। तो वही चीज़ मैंने उनसे सीखी थी। तो जॉब से काफ़ी मतलब कि आप समझ लें कि मुझे हेल्प हुई थी। काफ़ी चीज़ें जो है जो मैंने फ्रीलांसिंग में की वो मेरी जॉब से आई थी। सेल्स टीम के साथ लास्ट 1.5 साल मैंने काम किया था, वो सारी चीज़ें उनको देख कर मैंने सीखी थी कि वो कोशिश होती थी कि कुछ हमारे क्लाइंट्स परमानेंट बन जाएँ और हमारे सेल्स का जो टारगेट है वो बड़ी आसानी से पूरा हो जाए, मैं बार बार जो है सेल्स नहीं करनी पड़े, दूसरे प्रोजेक्ट्स नहीं देखने पड़े। सही है। अच्छा, अपवर्क की बात कर रहे हैं और सारा कुछ, अब कैसा है अपवर्क? क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर, ठीक है? और लोग जो नए हैं उन वो भी कहते हैं चैलेंजेस हैं, पुराने वाले कहते हैं हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहा, तो आप उसके अंदर डीप हैं। अभी एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है अपवर्क के ऊपर? पहले लोगों को इतना पता नहीं था फ्रीलांसिंग के बारे में, ठीक है, तो लोग इतने ज़्यादा होते नहीं थे, प्रपोजल्स इतने नहीं सेंड होते थे। अब लोगों को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत लोगों को पता है, तो स्टैंड आउट करना थोड़ा सा आप समझ के मुश्किल हो गया। पहले आप वही मैंने कहा ना टेम्पलेट वाले प्रपोजल्स भी भेजते थे, तो क्योंकि क्लाइंट के पास में टाइम होता था, उनको प्रपोजल्स ही बहुत कम आते थे, तो वो पढ़ लेते थे इतने बड़े बड़े प्रपोजल्स। अब नहीं पढ़ते, तो ज़्यादातर जो मैं प्रपोजल्स लोगों को देखता हूँ वो वही पुराना 10 साल वाला फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रपोजल्स भेजेंगे, जॉब को कहते हैं जॉब अगर 5 पैराग्राफ्स की, तो हमें प्रपोजल्स भी इतना बड़ा भेजना पड़ेगा। तो अब मसला है कि अब क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं, आजकल किसी के पास टाइम है नहीं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि लोग
लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए, जल्दी जल्दी सक्सेस चाहिए, वीडियोस भी लॉन्ग टर्म कम देखते हैं, शॉर्ट्स रील्स पे जो ज़्यादा आएंगे। तो क्लाइंट्स का भी यही हाल है, उनके पास इतना अटेंशन स्पैन नहीं है कि वो आपकी लंबी लंबी जो है वो प्रपोजल्स पढ़ें, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, 50 ऑप्शन उनके पास और है, पहले 5 होते थे तो वो पढ़ लेते थे, अब नहीं है, अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसके पास टाइम नहीं है कि आपका लंबा प्रपोजल पढ़े, वो ऊपर स्विच कर लेगा, स्किप कर देगा आपका और कहीं और चला जाएगा। तो आप अगर कुछ डिफरेंट करते हैं उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, तो फिर अभी भी वही सिचुएशन है, अभी भी क्लाइंट्स हैं, अभी भी काम है, लेकिन अगेन चीज़ें बदलती रहती हैं, तरीका बदलता रहता है। ठीक है, अब पहले जो प्रपोजल जिस तरह चलते थे अब वो नहीं चलेंगे। ठीक है, अब टाइम बहुत कम होता है लोगों के पास, तो आपको जो है समझने के शुरू के 100-200 कैरेक्टर्स में आपको अटेंशन ग्रैब करनी पड़ती है। तो पहले हम अपनी बात करते थे कि हाय हेलो ये वो, लेकिन अब आपको डायरेक्टली बात करनी है उसके प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि वो जल्दी से, मतलब क्लाइंट के लिए आप जितना ईजी करेंगे डिसीजन लेने में तो उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मतलब अभी भी लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं, अभी भी सक्सेस उनको मिल रही है। हाँ, ये है कि कंपटीशन आप यूँ समझ लें, प्रपोजल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है, लेकिन प्रपोजल्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। मैं भी एज ए क्लाइंट मैंने हायरिंग की है, मेरे ख्याल में कोई $70,000 तो मैं स्पेंड कर चुका हूँ एज ए क्लाइंट। तो जो प्रपोजल्स मैंने देखे 90% 95% प्रपोजल्स वो उतने अच्छे नहीं होते कि उनसे बात भी की जाए। बहुत ही कम 5% प्रपोजल्स होते हैं जो थोड़े से यूनिक होते हैं, जो अटेंशन आपकी ग्रैब करते हैं, जो आपके प्रॉब्लम की बात कर रहे होते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्लाइंट्स क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे जॉब पोस्ट करें, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो कभी ये होता है कि अगर जैसे अपवर्क पे भी उन्होंने जॉब पोस्ट की है, freelancer.com पे भी पोस्ट की है, guru.com पे भी पोस्ट की है, और जैसे उनको freelancer.com से एक फ्रीलांसर नज़र आ जाता है जो उनके बजट में जो है वो आ जाता है, तो वो वहीं से हायर कर लेते हैं, फिर अपवर्क से हायर नहीं करते या वो गुरु से हायर नहीं करता। तो ये इशू होता है कि जो जॉब्स पोस्ट होती हैं उसमें जो हायरिंग रेट आप समझ लें कोई 30% होता है। अगर 10 जॉब्स पोस्ट हुई हैं तो शायद 3 पे ही हायरिंग होती है, 7 पे हायरिंग नहीं होती। तो उस पर लोग काफ़ी वो करते हैं कि हमारे कनेक्ट्स वेस्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करें। तो अब ये तो अब चीज़ है कि भाई क्लाइंट्स अगर मल्टीपल जगहों पे आप पोस्ट कर रहे हैं और कहीं और से हायर कर लेते तो आप कुछ कर तो सही, मतलब अपवर्क में या किसी प्लेटफॉर्म को तो आप ब्लेम कर नहीं सकते कि उनका कोई कसूर है, वो तो अब क्लाइंट की मर्जी है कि वो हायर कहाँ से करना चाह रहा है। तो उसमें मैं कहता हूँ कि फिर एक प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को ना रखें, आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी फोकस करें, हो सकता है दूसरे प्लेटफॉर्म से आपको ज़्यादा अच्छा काम मिल जाए। ठीक है, अच्छा तो उन ये चीज़ लोगों के होती है। सही है, उन लोगों के लिए क्या मशवरा है, क्या एडवाइस देते हैं जो काफ़ी अरसे से अपवर्क पे काम कर रहे थे, टॉप रेटेड तक भी पहुंच गए, बट इवन देन दे आर फेसिंग दिस चैलेंज कि वो नए क्लाइंट्स को नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन करते हैं? जी, उनके लिए वही जो मैंने कहा ना कि वो भी अभी पुराने हैं फॉर्मूले से ही चल रहे हैं। वो जब मुझसे बात करते हैं, वो मुझे बताते, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये चीज़ें अब काम नहीं करती। आपको अपना प्रोफाइल टाइटल भी अब स्पेसिफिक रखना पड़ता है, आप अपने आप को हर चीज़ का एक्सपर्ट ज़ाहिर नहीं कर सकते। अक्सर लोग 10-12 चीज़ें लिख लेते हैं कि हमें ये वेब डेवलपमेंट भी आती है, हमें डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, हमें जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है। मतलब अगर आपको स्किल लिखने हैं या तो रिलेटेड स्किल लिखें, और रिलेटेड भी आप ज़्यादा नहीं लिखें। लेट्स से कि मुझे वेब डिज़ाइनिंग का काम करवाना है एज ए क्लाइंट, आपने ग्राफिक डिज़ाइनर भी लिखा हुआ, आपने मार्केटर भी लिखा हुआ, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस में सबसे एक्सपर्ट है। हो सकता है आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, वेब डेवलपमेंट का आपको उतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं हो, तो मैं ऑब्वियसली अवॉइड करूँगा। मैं फिर उसी पे ही फोकस करूँगा, वही फ्रीलांसर ढूंढूंगा जो वेब डेवलपर ही हो, वेब डेवलपमेंट पे ही काम करता है। क्योंकि एक स्किल अगर मुझे प्रोफाइल में नज़र आता है तो एक इंप्रेशन ही पड़ता है ना कि अगर एक स्किल पे काम कर रहा है तो उसी में एक्सपर्ट ही होगा, और तो किसी और चीज़ में होगा नहीं। तो वो फिर चीज़ें आपको वक्त के साथ बदलनी पड़ती है। मैं कहता हूँ कि टाइटल अपना एक ही चीज़ पे रखें जिसमें आप स्ट्रांग हैं। हाँ, अगर आपको बाकी काम आते भी हैं तो फिर आप अपसेल कर सकते हैं। जब एक प्रोजेक्ट आपको मिल जाए आप भी के स्किल का जो आपने मेंशन किया, उसके बाद आप क्लाइंट को बता दें कि मैं ये चीज़ें भी कर सकता हूँ। अब क्लाइंट ऑब्वियसली आपके साथ काम किया, वो सेटिस्फाइड है, वो उसके बाद और चीज़ें होंगी तो आपको फिर वहाँ से दूसरी चीज़ें भी दे सकता है। लेकिन प्रोफाइल आप एक ही स्पेसिफिक चीज़ पे रखें, जितना आप निच डाउन करेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मार्केटिंग की बात करें तो अक्सर लोग लिख देते हैं एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर अपने प्रोफाइल टाइटल में। अब डिजिटल मार्केटिंग में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप डिफ़ाइन करते हैं कि मैं फेसबुक एड्स पे काम करता हूँ। अच्छा, फेसबुक एड्स पे भी आप किस बिज़नेस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक बिज़नेस को आप टारगेट करके करें, और वो चीज़ें आप अपने प्रोफाइल टाइटल में लिखें, ताकि अगर कोई क्लाइंट सर्च कर रहा है, उसको अपना उसका एक बिज़नेस है, वो उसकी मार्केटिंग कराना चाहता है, वो अपने बिज़नेस का कीवर्ड लिखेगा मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, वो लिखेगा आई नीड ए डिजिटल मार्केटर फॉर XYZ बिजनेस। तो
डिजिटल मार्केटिंग तो आपके प्रोफाइल टाइटल में आ रही है, ठीक है, उसके पास 10 रिजल्ट्स आएंगे, 9 के टाइटल्स में डिजिटल मार्केटिंग लिखी आ रही है, लेकिन आप अगर स्पेसिफिक जाएंगे तो आपके टाइटल में उसका बिजनेस भी नज़र आ रहा होगा उसको, तो आप ही के पास आएगा, वो उनके पास तो जाएगा नहीं। तो अब वही है कि आपको बहुत ही स्पेसिफिक अब चीज़ें करनी है, ब्रॉड नहीं जाना, जितना निच डाउन करेंगे, जितना स्पेसिफिक रहेंगे, जितना फ्लफ अपने प्रोफाइल टाइटल प्रपोजल से आप रिमूव करेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। तो बस चीज़ें थोड़ी सी अब बदल गई हैं, क्योंकि अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास, फ्रीलांसर्स ज़्यादा हो गए हैं, क्लाइंट के पास पर ज़्यादा ऑप्शंस है, तो आपको उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको जो स्पेसिफिक बिल्कुल जाना पड़ेगा, सब निच करना पड़ेगा, निच डाउन करना पड़ेगा। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मतलब आपको एक साथ से समझ लें कि 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करना है, कि वही चीज़ें बस आप ऐड करें जिससे आपको लगता है कि ज़्यादा आपका आउटपुट आपका अच्छा आएगा, बाकी चीज़ें आप हटा दें। तो बस वो चीज़ें आपको इस तरह बस वो थोड़ी बदलनी है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखें हमने क्या किया, हमने ना एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि जनाब प्रपोजल राइटिंग इज़ द की एलिमेंट ऑफ द सक्सेस ऑफ अपवर्क, या आप अगर क्लाइंट्स को हंट करना चाहते हैं। जी पहले आइडेंटिफाई किया, फिर हमने कहा कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। टाइटल की आपने बात की, आपने इनिशियल्स की, आपने कहा कि हेलो शेलो में भी नहीं पढ़ो, आप जो है ना सीधा पॉइंट पे जाओ, आइडेंटिफाई करो कि क्लाइंट क्या मांग रहा है, उसके हिसाब से उसको जवाब दो, और कोई कोई रीज़न तो वो करो। फिर हम यहाँ पे आपने बात की अपसेल की, तो अब हम इनको अपसेल करते हैं और लेके आते हैं आपके एआई टूल के अंदर, ठीक है, जो कि प्रपोजल से ही रेलिवेंट है। सही है। सो वो टूल क्या है, किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, और आई थिंक उसका बैकग्राउंड भी आपका यही होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है बता बता के शायद आप थक गए तो आपने कहा ये टूल ले लें, शायद आपको हेल्प आउट हो। तो सर वो क्या है और किस तरह हेल्प? जी, डिफरेंट टूल्स मेरे सामने अब तो 4 या 5 के करीब टूल्स हैं। मैं एक तो एआई प्रपोजल राइटर का टूल है जो सबसे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और बेसिकली वो उसी तरह ही प्रपोजल्स लिखता है जिस तरह मैं लिखता हूँ। जो मेरा स्टाइल है प्रपोजल लिखने का, वो उसी को ही फॉलो करके उसी तरह ही लिखता है। और अक्सर लोग उसको पढ़ के बोलते हैं कि हमें तो एआई का लग ही नहीं रहा, ये तो किसी ह्यूमन ने लिखा है, लेकिन वो ऑब्वियसली उसके पीछे प्रॉम्प्ट्स हैं, वो जो सारी साइंस है, लेकिन वैसे वो प्रपोजल उसी तरह लिखता है जिस तरह मैं लिखता हूँ। कि अगर कोई क्वेश्चन है प्रोजेक्ट में तो वो क्वेश्चन से पूछ लेगा, या कोई अगर सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें कोई प्रॉब्लम है और क्लाइंट को सॉल्यूशन चाहिए, तो थोड़ी सी आप उसको हिंट दे सकते हैं ताकि क्लाइंट पढ़े हिंट को, तो उसको लगे कि हाँ कि इसको काम आता है, तभी उसने हिंट दिए कि इस तरह हो सकता है। तो वो बेसिकली मेरे ही स्टाइल में जो है वो प्रपोजल्स लिखता है। और एक क्वेश्चन जनरेटर का टूल है कि वो अक्सर लोग फाइवर पे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लाइंट ने अगर ब्रीफ दे दी तो वो ब्रीफ पेश करते हैं, और वो टूल को क्वेश्चंस जो जनरेट करके देता है अप टू 5, कि कोई उनमें से आप कोई भी अच्छे क्वेश्चन आपको लगते हैं कि क्लाइंट उससे थोड़ा इंप्रेस होगा कि वाकई आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वो आपसे फिर आगे बात करेगा, तो वो टूल ये करता है। तीसरा मैंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़र का बनाया था कि अगर आपका प्रोफाइल बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इट्स ऑल ओवर द प्लेस, तो आप उसमें अपना प्रोफाइल इनपुट करेंगे तो आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा। स्टार्टिंग में आपके स्किल्स लिख देगा ताकि क्लाइंट अगर कोई स्किल सर्च कर रहा है तो उसको वहीं पे नज़र आ जाए कि ये फ्रीलांसर्स पे काम करता है। और फिर उसके बाद आपकी थोड़ी सी इंट्रो आती है, फिर एंड में स्किल्स की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाती है, और एंड में कॉल टू एक्शन, तो एक फॉर्मेट उसमें होता है। और एक प्रपोजल एनालाइज़र का टूल है कि लेट्स से आप खुद से प्रपोजल लिखते हैं, आप एआई यूज़ नहीं कर रहे, खुद से आप प्रपोजल लिख रहे हैं, तो अब उसमें आप जॉब और प्रपोजल अपना इनपुट कर सकते हैं। तो वो भी आप यूँ समझ कि मेरे ही स्टाइल में जिस तरह मैं एनालाइज करता हूँ प्रपोजल्स लोगों के, तो वही चीज़ें आपको बता रहा होगा कि आपने कहाँ पे चीज़ें मिसिंग की हैं, या आपने बहुत सारा मतलब कि ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है जिसका जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपको रिमूव कर दें। और आपने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे तो वो ऐड करें, आपने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है तो आप ऐड करें, आपने अपने जो है एक्सपीरियंस को रिलेट नहीं किया है प्रोजेक्ट के साथ तो वो ऐड करें, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें बता देता है। चाहिए तो बेसिकली ये चीज़ें हो रही हैं टूल्स में। ज़बरदस्त। लिंक्स वगैरह हम ज़रूर इसके साथ ऐड ऑन कर देंगे ताकि आप लोग जाके उसको सर्च आउट कर सकें और देख सकें और यूज़ कर सकें। अच्छा फराज भाई ये बताएं, आजकल तो पर्सनल ब्रांडिंग का बड़ा इम्पैक्ट है और आप भी एक तरीके से कंटेंट उसी के अराउंड भी जी। जनरेट हो रहा है, लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं। व्हाट यू सजेस्ट कि वो लोग जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे थे और एक ज़माना था ठीक है प्लेटफॉर्म आपको बहुत अच्छी रीच और सब कुछ दे रहा था, बट अब आपको शायद पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना बहुत जी इंपॉर्टेंट हो बिल्कुल। गया। सो व्हाट इज़ योर सजेशन फॉर दोज पीपल जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं कि साथ साथ इसको किस तरह पर्सनल ब्रांड को कैसे बिल्डअप किया जाए? हाँ, इस पे भी मैंने अभी ई बुक एक लिखी है, उस पर भी 100+ लोगों ने इसको डाउनलोड किया। बिल्कुल पर्सनल ब्रांडिंग मेरी ही जर्नी थी कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया था और मैं क्या क्या करता हूँ इन चीज़ों में।
और सबको मैं यही बोलता हूँ कि आप जॉब कर रहे हों या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपकी वाकई एक अलग से पहचान होना ज़रूरी है आउटसाइड द प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स कल बंद हो गए तो आपकी पहचान उसी के साथ ख़त्म हो जाएगी, आपको बाहर जो है वो कोई पहचानता ही नहीं होगा। तो उसमें मैं कहता हूँ कि अपनी एक जो पहचान बहुत ज़रूरी है, मतलब आउटसाइड द प्लेटफॉर्म्स। लेकिन उसमें जो कंटेंट की मैंने जो बात की ना, कि जिस तरह का आपको कंटेंट पोस्ट करना है, इस तरह नहीं पोस्ट करना कि आप लोगों को बता रहे हो कि व्हाट इज़ एसईओ या व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, क्या है वो लोगों को पता है कि क्या है, किस तरह करना है वो लोगों को नहीं पता होता। तो आप ये ना बताएं कि क्या है, आप ये बताएं कि किस तरह करना है, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा वैल्यूबल होगी। वरना लोगों को पता है कि फ़लाँ चीज़ क्या होती है, आप वही कॉपी पेस्ट करके आप ये बता रहे होंगे कि 5 ways टू डू दिस या 7 ways टू डू दिस, वो एक चेक लिस्ट, मतलब कुछ जो लोग ज़्यादातर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका कंटेंट यूनिक नहीं होगा, आप बिल्कुल वही चीज़ें कर रहे होंगे, लोग वो देखेंगे, वो स्क्रॉल करते जाएंगे। अगर कोई मतलब कि यूनिक चीज़ नहीं होगी, वही सेम फॉर्मेट में ही आप चीज़ें कर रहे होंगे, तो कोई आपका कंटेंट पढ़ भी रहा होगा तो एटलीस्ट वो आपका नाम शायद ना देखे। लेकिन कोई यूनिक चीज़ आप बताएंगे, यूनिक से मुराद के ऐसी चीज़ जो आपके एक्सपीरियंस से आई हो, ठीक है, कहीं और से नहीं आई हो, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि कंटेंट कंज्यूम करें बहुत ज़्यादा और फिर अपने वर्ड्स में लिखें। मैं कहता हूँ कि आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है, जो आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, जिस तरह आपने काम किया है, जो आपका एक वर्क फ्लो है, वो बताएं लोगों को। हो सकता है उससे लोगों की उससे ज़्यादा हेल्प होगी लोगों की, कि कोई शायद आपसे रिलेट कर पाए कि हाँ मुझे भी ये प्रॉब्लम है। वरना कंटेंट कंज्यूम करके दूसरों का करके उसमें आपको कोई फ़ायदा, मतलब आप ने चलें कंटेंट कंज्यूम करके अपने वर्ड्स में लिख दिया, लेकिन वो आप भी तो अकेले नहीं होंगे ना जिन्होंने वो कंटेंट देखा होगा। हो सकता है बहुत से लोगों ने देखा हो, तो वो भी आपका कंटेंट पढ़ेंगे, वो कहेंगे ये तो सेम हमने पढ़ा, इसमें एक नई चीज़ क्या है। नई चीज़ आपका तभी आएगी जो आपके एक्सपीरियंस से आती है, वो नई चीज़ होती है, वो वैल्यूबल होती है। तो लोगों को उसके बारे में बताएं, और लोगों को ये बताएं कि एक चीज़ है वो करनी कैसी है, क्या है वो ना बताएं, वो पता है सबको। किस तरह फर्स्ट स्टेप पे लोग फंसते हैं, तो किस तरह करनी है वो अगर बताएंगे, वो आपका कंटेंट वैल्यूबल होगा। जी जनाब, तो रोड मैपर बुक आपने पढ़ ली है या ऑडियो बुक सुन ली है या वीडियो बुक की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर ली है, फिर भी कुछ सवाल आते हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, फिर भी नॉट एबल टू टेक द राइट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल और नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप प्रॉपरली, सिंपली विजिट roadmapper.com/consultation। वहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करें और मैं आपके साथ बैठूंगा, 1-to-1 बैठूंगा और आपके रोड मैप के ड्राफ्ट को और आपके रोड मैप को ट्वीक करने में, उसको ऑडिट करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूंगा। अब चलते हैं वापस पॉडकास्ट की तरफ। होगा और अपना फ्लेवर आएगा। बेसिकली किस तरह करनी से भी ज़्यादा बेहतर वही जो आप बात कर रहे हैं, मैंने किस तरह किया, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, ठीक है। और वो कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता और उसमें आपका यूनिक एलिमेंट आ जाएगा। जिस तरह आपने अपनी जर्नी और जो चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं, जिस तरह वही 100 कॉल्स वाली बात है कि भाई मैंने ये कॉल्स की, ये उधर लर्निंग हुई और ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरीके से वर्कआउट किया है। अच्छा, अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है और जिसको हम वर्कआउट कर लेते हैं, एआई की तरफ हम बात कर लेते हैं, और आपने माशाल्लाह टूल्स भी उसी के राउंड वर्कआउट कर लिए हैं। सो व्हाट इज़ योर सजेशन टू द फ्रीलांसर्स कि एआई को किस तरीके से वो अपनी बिजनेस का, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए, और अगर कोई टूल्स, कोई चीज़ें रेकमेंड वहाँ पे कर सके अपने वही एक्सपीरियंस वाली बात के ऊपर, तो ज़रूर। अच्छा, जो लोग लर्निंग कर रहे होते हैं ना, कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, उनको मैं मना करता हूँ कि आप एआई फ़िलहाल बिल्कुल यूज़ ना करें, आप चैट जीपीटी बिल्कुल यूज़ ना करें, आप गूगल का यूज़ करें, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक चीज़ आप सर्च करना चाहेंगे, आपको 10 चीज़ें और नज़र आएंगी, तो उससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। चैट जीपीटी से पूछेंगे, वो आपको स्पेसिफिक जो आप पूछ रहे हैं वही चीज़ आपको बता देगा, ठीक है। और आप उसको प्रॉपर उस वक्त नहीं बता सकते जो भी आपको चीज़ है, जब तक आपकी खुद की नॉलेज नहीं होगी अच्छी। कि लोग समझते हैं, अक्सर आप सुनते होंगे कि भाई एआई आ गई, या प्रोग्रामर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एआई जो है कोड लिख लेता है। अब उसमें मैं कहता हूँ एआई खुद से तो कोड नहीं लिखेगा, एआई खुद से तो कोई काम नहीं करेगा, उसको तो नहीं पता कि उसको क्या करना है, ठीक है। उसको किसी को मतलब कोई इंसान उसको बताएगा कि मुझे ये चीज़ करके दो, ये चीज़ लिखे दो, तभी वो करेगा। और वो इंसान खुद अगर एक्सपर्ट नहीं है अपनी फील्ड में, अगर उसको खुद काम नहीं आता, तो वो प्रॉपरली एआई को बता भी नहीं सकेगा कि भाई किस तरह काम करना है। अगर किसी तरह बता भी दिया तो जो क्वालिटी होगी रिज़ल्ट की वो इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर एक नॉन प्रोग्रामर है, वो एआई को बोलता है मुझे ये प्रोग्राम लिख के दो, एआई लिख के तो दे देगा, लेकिन आपने प्रोग्रामिंग की नहीं है तो आप उसको पढ़ के समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें कोई गलती है कि नहीं है। वो गलती होगी तो फिर आप उसको ऊपर बोलेंगे फिर से कि नहीं अब इसमें ये फिक्सेस कर दो, तो वो आप कर ही नहीं सकेंगे।
तो मैं इसलिए कहता हूँ कि AI न्यू लर्नर्स के लिए तो मैं कहता हूँ जो लर्न कर रहे हैं चीज़ें उनको कहता हूँ मैं अभी ये AI आप यूज़ ना करें, अभी आप गूगल से काम चलाएं ताकि आपका एक थिंकिंग प्रोसेस भी बने, ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जनरेट हो आप में। क्योंकि अगर कोडिंग की जैसे बात करते हैं तो उसमें तो आपका जो है थिंकिंग आपके जो है वो एक ब्रेन पावर वो ज़रूरी होती है। हम अगर बिल्कुल वो यूज़ ही नहीं करेंगे अपना दिमाग तो फिर आप प्रॉपर एक प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सकते, उसमें आप लॉजिक बिल्डिंग ही नहीं होगी आपसे, क्योंकि आपके दिमाग को आदत ही नहीं होगी सोचने की। तो वो गूगल करेंगे, रीड करेंगे, आपकी कंप्रीहेंशन भी अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, आपको नई चीज़ें भी उसमें मिलेंगी, आपके स्किल्स भी ज़्यादा ग्रो होंगे। फिर आप उस पॉइंट पे आ जाते हैं जब आप जो है आपको पता होता है कि हाँ मेरे पास कोई जो भी चीज़ आती है मैं इसको इजीली जो सॉल्व कर लेता हूँ, मैं अब उस लेवल तक पहुँच गया हूँ। तो फिर आप आ जाएं, फिर आप AI यूज़ कर लें। अब मैं भी AI बहुत यूज़ करता हूँ, मैं खुद से हार्डली कोई चीज़ खुद से कोड करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि भाई उसको किस तरह समझाना है, किस तरह उसको बताना है, क्या चीज़ें बतानी है कि वो प्रॉपर एक कोड लिख के दे दे। तो AI को आप यूज़ तो करना पड़ेगा, आपको सबको इवेंचुअली यूज़ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो यूज़ कर रहा है आपकी फील्ड में वो आपसे आगे निकल जाएगा। लेकिन न्यू कमर्स को मैं बोलता हूँ कि वो अभी आप ना करें, अभी आप अपने गूगल पे ही रहें और जो है नॉलेज हासिल करें। जब अच्छी नॉलेज आपको आ जाएगी तब आप यूज़ कीजिएगा AI। लेकिन करना है, सीखना है, सबको करना है, क्योंकि वही एक तरह से अब आप समझ लें कि फ्यूचर में वही चीज़ें हो रही होंगी, जो AI यूज़ कर रहा होगा वही आगे होगा, जो नहीं कर रहा होगा वो पीछे रह जाएगा। सही है। अच्छा, हमने भी पर्सनल ब्रांडिंग की बात की और माशाल्लाह आपका कंटेंट और जिस तरीके से आप चीज़ों को लेके जा रहे हैं बड़ा इफेक्टिव चल रहा है। और अगेन यू डिड व्हाट यू वांट टू डू, या जो आपसे कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए वो स्टैंड आउट भी कर रहा है क्योंकि वो आपका अपना एक्सपीरियंस और डिफरेंट एंगल है। उसमें आप एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजीज कर रहे हैं जो आप वीकली राउंड अप करते हैं या उसका जो है ना कि ओवरव्यू देते हैं। सो वो क्या थीम है, वो अपने लिए कर रहे हैं, ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, या वो क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है? वो दोनों उसका थॉट प्रोसेस यही था कि ऑडियंस को मतलब कि पता अक्सर लोगों ने पूछा था काम कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं वेब डेवलपमेंट में। तो वो आइडिया मुझे वहाँ से आया कि मैं लोगों को अगर बताऊँ कि मैं किस तरह काम करता हूँ, किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, ताकि उनको पता चले कि हम जो सीख रहे हैं वो वाकई अप्लाई, मतलब कि हम जो सीख रहे हैं वो वाकई चीज़ें हम अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हैं तो हमें किस तरह का काम मिलेगा। जो हम सीख रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्लाइंट्स किस तरह का काम करते हैं, क्या क्या नई टर्म्स होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती है, तो उससे उनको एक जो वही नॉलेज एक मिलती है। तो वो काफ़ी लोग पूछते थे कि किस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं क्या क्या सीखना चाहिए। तो उससे मुझे ये आइडिया है कि अगर मैं अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू कर दूँ तो लोगों को उस तरह आइडिया आ जाएगा कि रियल वर्ल्ड में काम जो हो रहा है वो क्या हो रहा होता है, क्या चीज़ें, क्या चैलेंजेस होती हैं, किस तरह की नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। लेकिन फिर आगे चलकर थोड़ा रियलाइज़ जब मैंने किया कि ये मेरे भी काम आ सकती हैं। लेट्स से कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है कि भाई आपने क्या क्या काम किया हुआ है, ठीक है। एक तो एज ए वेब डेवलपर हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट्स के लिंक दे देते हैं कि ये मैंने वेबसाइट बनाई। अब क्लाइंट को नहीं पता आपने बनाई या किसी और ने बनाई है, या आपने भी बनाई तो आपने एग्जैक्टली क्या किया उसमें वो भी नहीं पता। तो ये फिर मैंने देखा कि मेरे पास इतना एक डॉक्यूमेंट बन गया है, तो वो मैं क्लाइंट्स को दिखा सकता हूँ कि ये चीज़ें मैंने की हैं। तो वो मेरे भी एक तरह से काम आ सकती है कि क्लाइंट को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसके ये स्किल्स हैं, ये काम कर सकता है। तो ये फिर बिल्कुल ज़बरदस्त। मतलब आप समझ लें कि दोनों का ही फ़ायदा हुआ वहाँ। बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्यूमेंट का लिंक मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तकरीबन 24 वीक्स का आपने शेयर कर दिया, जिसके अंदर सारा एक तरीके से वो जो गैरी वी वाला फ़लसफ़ा है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, नॉट क्रिएट, कि हाँ आप अपनी जर्नी को, जो आप इस वीक आपने जो भी जी। क्लाइंट्स के लिए कोर काम किया है, वो आपने हम्म, आइडेंटिफाई कर दिया कि अच्छा ये काम किया है, ठीक है ना। और अगर आप डे की बात करें तो 7 डेज़ का ही अगर आप एक एक चीज़ बता दें तो वो, और आपका एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो बेसिकली यू आर डूइंग जर्नलिंग, कि आप डॉक्यूमेंट और जर्नलिंग कर रहे हैं कि भाई इस वीक मैंने क्या क्या काम किया, और वो आपको तराशने का मौका दे रहा है, थॉट प्रोसेस का मौका दे रहा है, वही जो और बात की कि लोगों से कनेक्ट करने का मौका दे रहा है। जी जी यहाँ पे मैं चाहूँगा एक और पॉइंट को अगर हम लोगों से कनेक्ट करें, वो पॉइंट ये है कि आप कुछ काम स्टार्ट करते हैं ये जाने बगैर कि इसका लॉन्ग टर्म विजन क्या होगा। बस आपको कुछ खुद से गट जी फील आती है, कुछ चीज़ आती है कि यार लेट मी डू दिस, और फिर जब आप उसको स्टेप इन करते हैं तो फिर एक अलग दुनिया नज़र आती है, ठीक है। जिस तरह आपके जी इस बिल्कुल। केस में नज़र आया, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, तो वो मुझे था कि यार ठीक है चलो करते हैं, लेकिन अब मुझे उसके अंदर बहुत से डिफरेंट ऑराज नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, डिफरेंट लर्निंग्स हो रही हैं, डिफरेंट डायमेंशन नज़र आ रही है, तो वो चीज़ें हो रही हैं। अच्छा फराज भाई, अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम
ना निकल के आते हैं रियल प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ। ये भी हमने काफ़ी चीज़ें लाइफ की हैं, जी जी लेकिन हम ये समझते हैं, और ख़ास तौर पे हम जब वेब की बात करते हैं, फ्रीलांसिंग की वर्ल्ड की बात करते हैं, इस दुनिया की बात करते हैं, तो हम ये समझते हैं कंप्यूटर है, ऑनलाइन बैठना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, और बस इसी के अराउंड ज़िंदगी गुजरती रहे, और हम जो बेसिक कोर फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ है उसको भूल जाते हैं। इसीलिए हम इस ना ऑनलाइन कामयाब होते हैं ना वैसे लाइफ में। तो सर ये बताएं, पहले तो ये बताएं कि स्किल ओवरऑल सक्सेस का कितना % होती है? स्किल अब वो डिपेंड करता है आप कौन से स्किल, सॉफ्ट स्किल की बात करें, हम हार्ड स्किल लेट्स की बात करें। हम ये हार्ड स्किल की बात करें, इंसान डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, सारी चीज़ें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का विजन ये कॉन्सेप्ट है कि मैंने स्किल सीख ली तो बस अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब कुछ गुड चलेगा। कम्युनिकेशन स्किल के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। आप जितने भी अच्छे हो जाएं अपने हार्ड स्किल में, लेकिन जब तक आप प्रॉपरली अपनी चीज़ें कन्वे नहीं कर पाएंगे क्लाइंट किसी के साथ, तो कोई भी आपको जो है सीरियस नहीं लेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट है। बेशक आपको कोई हार्ड स्किल नहीं आता हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन से आप क्लाइंट को कन्विंस कर लेते हैं और चीज़ें डेलीगेट करके किसी और से करवा लेते हैं, तो एंड में जो है कम्युनिकेशन स्किल ही आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। अगर वो आप में नहीं है तो फिर आपका बाकी स्किल्स आपके किसी भी काम के नहीं है। चाहिए। और हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो मैं चाहूँगा इसके साथ थोड़ा सा और आप एलिब्रेट करें, और थोड़ा सा और अगर हम इसमें डीप जा सकें कि क्या क्या चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए ताकि वो फुल फ्लैश जो पैकेज है जिसके सक्सेस के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं वो उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड हो सके। उसका मेरा तो सिंपल ये होता है कि अगर मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ तो अपनी कम करूँ और उसकी ज़्यादा करूँ। उसको ये अगर आप फील करा दें कि जो आप बात कर रहे हैं उसके फ़ायदे की कर रहे हैं। अगर उसका बिज़नेस है तो अगर आप ये उसको शो करेंगे उसका नहीं है, आपका बिज़नेस है, ठीक है। आप उसको इस तरह लेके चलें कि आप उसको अपना बिज़नेस लेके चलें, उसी के फ़ायदे की बात। अगेन जब तक आप किसी की फ़ायदे की बात नहीं करेंगे, वो एंड में यही आ जाता है कि जब तक आपको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा किसी में तो वो आप इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आप अगर कम्युनिकेट भी कर रहे हैं सेल्स के लिए, तो जब तक आप उसके फ़ायदे की बात नहीं करेंगे, अपनी बात कम करेंगे, उसकी बात ज़्यादा करेंगे, तो ही आप फिर स्टेज 2 पे पहुँचेंगे। चाहिए। तो मेरी अच्छा, यही कोशिश होती है कि बस मैं दूसरों के फ़ायदे की बात करूँ एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा डार्क साइड को भी मैं प्ले करूँ, बिकॉज यू हैव द एक्सपीरियंस और आप भी इस डार्क साइड से गुजरे होंगे। डार्क साइड से मुराद मेरी ये है कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ठीक है, स्किल भी सीखी सब कुछ, बट कुदरत भी कुछ चीज़ें सिखाना चाहती है आपको, ठीक है, कुछ रफ पैचेज को रगड़ा लगाना चाहती है। तो उन लोगों के लिए जो शायद उस पैच से गुजर रहे हैं या उसी का हिस्सा हैं, तो वो जो डार्क पैच आते हैं, लेट्स सपोज क्लाइंट नहीं मिल रहा, लेट्स सपोज चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं और दूसरी चीज़ें भी आती है क्योंकि लाइफ का हिस्सा है। सो उस फेज से कैसे निकला जाए या उसके अंदर क्या करना चाहिए? डार्क फेजेस, अब लेट्स से अगर फाइनेंशियल कोई क्राइसिस आता है तो अब उसमें बहुत सारे लोग फिर मैंने देखा है कि बिल्कुल शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल ही एक मतलब एक डार्क साइड पे ही चले जाते हैं। फिर वहाँ से फिर आना काफ़ी पर मुश्किल हो जाता है। अब ऑब्वियसली वो आप कह सकते हैं उनका मेंटल स्ट्रेंथ जितनी होगी वो पर थोड़ा सा अगर ऐसे ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ों से हट कर 1-2 हफ्ते छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने भी जॉब छोड़ने के बाद एकदम से मैं कहीं और नहीं गया, आई वेटेड और मैंने चीज़ें सोची देखी। तो अगर अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दे दें, किसी भी या मुश्किल चीज़ से गुजर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक दें, सब चीज़ें ऑफ कर दें और जस्ट रिफ्लेक्ट कि क्या हो रहा है, कहाँ पे गलती हो सकती है। क्योंकि आप वही चीज़ करते रहेंगे ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रही, ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रही, तो फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन एक बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी और फिर आप फिर जो है वो एक गलत फैसले लेना शुरू हो जाएंगे। तो अगर इस तरह हो रहा है आपके साथ कंटिन्यूसली, दैन यू शुड टेक अ ब्रेक। कुछ टाइम आप ब्रेक ले लें, ठीक है, काम को छोड़ दें और जस्ट थिंक जैसे मतलब कि आप इन्विजन करें कि किस तरह चीज़ें आपको चाहिए, मेडिटेट करें, लेकिन काम को बिल्कुल आप साइड पे रख दें, उसके बारे में ना सोचें। और फिर आप नॉर्मली बुक्स पढ़ें, यू कैन रीड बुक्स, यू कैन लिसन टू पॉडकास्ट, लेकिन काम से बिल्कुल अपने आप को जो है वो जो भी चीज़ आपसे नहीं हो रही उसको आप एक तरफ साइड पे ही कर दें। अब जैसे अगर कोडिंग की हम बात करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हम कोई काम टास्क करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, मतलब वो हमें छोटा लग रहा है लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही, वो किसी ना तो फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उसमें मेरा ये होता है कि मैं सो जाता हूँ, ठीक है, मैं मतलब कि 2 घंटे मैं एक सो जाता हूँ। उसके बाद
अक्सर होता है आप सो रहे होते हैं तो आपके ड्रीम्स में भी चीज़ें आ रही होती हैं, वो सॉल्यूशन आ रहा होता है कभी कहीं ना कहीं से, तो मैं वही सो जाता हूँ और फिर जब फ्रेश माइंड के साथ में जब उठ के वो चीज़ फिर करने बैठता हूँ तो वो चीज़ हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही तो उसको मज़ीद पुश करने से बेहतर है कि थोड़ा सा आप उसको ब्रेक दे दें, थोड़ा सा टाइम उसको दे दें, और वो खुद ही फिर इवेंचुअली जब आप आपका जो थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज होगा, ठीक है, फिर एक वो प्रॉब्लम पे फोकस होगा कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ पे आ रही है। ठीक है, आप तो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको प्रॉब्लम का ही प्रॉपर नहीं पता हो, आप सॉल्यूशन की चीज़ और चीज़ का ढूंढ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, तो वो थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा सोचें, तो फिर चीज़ इवेंचुअली आपको आहिस्ते आहिस्ते क्लियर होना शुरू हो जाती है। सही है। आप कोच भी हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं अपर के अराउंड, फाइवर के अराउंड। ये बताएं एक कोच का होना क्यों इम्पोर्टेंट है और वो क्या हेल्प आउट कर सकता है किसी की लाइफ में, ख़ासतौर पर अगर हम फ्रीलांसर्स की बात कर लें। फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें तो कोच आप यूँ समझ लें कि एक अगर आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं लेट्स से, और आपको मतलब श्योर नहीं है कि वाकई ये जो स्टेप मैंने लगाऊँ, आपके सामने दो रास्ते हैं, ठीक है, आपको पता नहीं कि मैं ए पे जाऊँ या बी पे जाऊँ, तो फिर कोच उसमें आपकी हेल्प कर सकता है, आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता है कि ए पे जाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होंगे, बी पे जाएंगे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होंगे, आपका सिनेरियो भी देखेगा कि आप ए में जा भी सकते हैं या बी में जा सकते हैं, और फिर एक डिस्कशन करके फिर एक जो है रास्ता वहाँ से निकल आता है कि चलें भाई आप अगर इस पे जाते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कोई इसमें हेल्प कर सकता है, आपकी अकाउंटेबिलिटी में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं और उसमें आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो कोच आपसे रोज़ पूछ सकता है, वो आपको एक प्लान दे सकता है, आपसे रोज़ पूछ सकता है कि भाई आपने कहाँ कहाँ पे काम किया, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते क्योंकि कोई पूछने वाला होता नहीं है। फ्रीलांसिंग में स्पेशली हम अकेले होते हैं, हम कोई अकाउंटेबिलिटी ऊपर होती नहीं, लेकिन अगर कोच है आपके साथ तो वो आपसे पूछ सकता है और आपको पूरे जहन में होगा कि ये मुझसे कोई पूछ ना ले और मुझे कुछ बोल ना दें, तो फिर वो इंसान फिर फोर्सफुली उस चीज़ को फिर करने भी लगता है। तो एक वो अकाउंटेबिलिटी आप कोच समझ लें इसको। सही है। आपने ना एक बड़ी अच्छी बात की थी और मैं चाहूँगा हम वो थोड़ा सा अगर स्विच करें। अभी तक हम बात कर रहे थे फ्रीलांसिंग या सर्विस सेलिंग की साइड पे। मैं चाहूँगा आप दूसरी साइड पे जाते हैं, क्लाइंट वाला जो रोल आपने प्ले किया या आप उसका हिस्सा भी रहे, अपने लिए भी लोगों को जी हायर किया और सारी चीज़ें, और अपने एक्सपीरियंस से जो आपका एक्सपीरियंस वो वर्कआउट किया, वो ये था कि इवेंचुअली अपवर्क से ही आपको ऐसे लोग मिले जो क्रेडिबल थे, जो स्किल अच्छी थी, सारा कुछ। तो क्लाइंट के एंगल से अगर आप अपडेट कर सकें कि किस तरीके जी। से लोगों को हायर करना चाहिए और क्या प्रोसेस होना चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ये सोचनी चाहिए कि आपका आइडियल बॉस कैसा है। आपको एक पर्सना बनाना पड़ेगा कि आप अगर किसी के अंडर काम करते हैं तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक आइडियल बॉस क्या होना चाहिए, उसकी आप पहले लिस्ट डाउन कर लें कि ये चीज़ें होंगी किसी में तो मैं उसके साथ काम करना पसंद करूँगा। वो चीज़ करने के बाद आपको फिर उसी जैसा ही बनना है, राइट, क्योंकि अगर आप उसके साथ काम करना चाहेंगे तो बहुत से लोग फिर मतलब वो भी फिर उसी तरह का ही काम करना चाहेंगे जिस तरह आप जो काम करना चाहते हैं। तो फिर पहले तो आप देख लें कि आपको किस तरह का बॉस पसंद है, तो फिर अपने आप को फिर उसी तरह ही करने की फिर कोशिश करें। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल आपको अच्छा लगता है अगर बॉस आपको एकदम से सरप्राइज़ बोनस दे दे तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, तो आपको वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी कि हाँ मैं भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरह करूँगा कि उनको भी मैं इस तरह बोनस दूँगा, मैं मोटिवेट होता हूँ, वो भी हो सकता है कि उससे मोटिवेट होकर काम करें। या वो आपकी अगर इंक्रीमेंट करता है, बताए अगर आपको कुछ मतलब उन्होंने इंक्रीमेंट कर दी तो आप उससे खुश हो जाते हैं, या वो आपको अप्रिशिएट करते हैं किसी चीज़ में तो आप खुश हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले सोचनी पड़ेंगी अपने बारे में कि आपको किस तरह का बॉस पसंद है और फिर आपको उसी तरह ही बनना है। तो पहले ये चीज़ एक आपको अपने लिए एक मतलब कि पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी कि आप किस तरह का बॉस जो है वो बनेंगे दूसरों के लिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपना स्कोप ऑफ वर्क डिफ़ाइन करना पड़ता है कि अगर आप किसी के साथ काम करने जा रहे हैं तो उसका एक प्रोसेस क्या होगा। अब जैसे कि मैं पहले जब हायर करता हूँ किसी को तो मेरा एक सिंपल सा मतलब स्कोप होता है कि भाई आप जो भी काम करेंगे पहले उसका बैकअप लेंगे, चाहे वो एक आप करेक्टर भी चेंज कर रहे हो वेबसाइट में कंटेंट में, आप पहले बैकअप लेंगे उसके बाद कोई अपना काम करेंगे। तो वो मैंने स्कोप बना लिया कि भाई इस तरह आपको बैकअप लेना है, इस तरह आप मतलब काम करने से पहले आपको ये चीज़ें करनी है। उसके बाद ऑब्वियसली आपको फिर ये देखना होगा कि किस तरह की क्वालिटीज़ आपको चाहिए, जो जिस तरह का काम आप करते हैं उसमें क्या क्या स्किल सेट्स की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप अपनी एक बनाते हैं जेडी बनाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं।
और फिर जब आप पोस्ट करते हैं फिर उस पर जब प्रपोजल आते हैं तो फिर एक और स्टेप उसमें मैंने इंक्लूड किया कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं 5-6 बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस, ठीक है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो मैं इनको देता हूँ जो आधे घंटे से ज़्यादा होते नहीं हैं। तो वो मैं इनको देता हूँ कि उससे एटलीस्ट उनके ये पता चल जाएगा कि उनका लेवल कहाँ पे। अगर वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो एटलीस्ट उनकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलें वो आगे सब कुछ उनको अगर नहीं आता कोई मसला नहीं, लेकिन उनकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, उनको मतलब सिखाया जा सकता है आगे अगर वो किसी चीज़ में वीक जो है वो पाए जाते हैं तो फिर टेस्ट होता है। उसके बाद टेस्ट होने के बाद मैं उनसे टाइमिंग्स का पूछ लेता हूँ, भाई किस टाइमिंग्स में आप काम करेंगे, ताकि वो अलाइन हो जाए कि मैं जिस टाइम में काम कर रहा हूँ वो भी उसी टाइम में ही काम कर रहे हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल डिफरेंट टाइम जोन हो। उनसे ये पूछना कि भाई आपके पास आईफोन वगैरह है, क्योंकि मोबाइल पे भी टेस्टिंग करनी पड़ती है बहुत सारी वेबसाइट्स की। तो ये फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद उनकी होती है हायरिंग। फिर पहला जो प्रोजेक्ट मैं सबको देता हूँ बड़ा मतलब कि छोटे स्मॉल टास्क से स्टार्ट करता हूँ, सो उनको ये देखने के लिए कि उनकी अटेंशन टू डिटेल क्या है। जैसे कि मैंने उनको कहा कि इमेज चेंज करना है या मुझे कंटेंट कोई ऐड करना है, तो इस तरह के छोटे टास्क से जो जल्दी हो जाते हैं उससे उनका ये पता चल जाता है कि वो कितना अटेंटिव है, कितना अटेंटिवली, क्योंकि टास्क हमें सिंपल लगते हैं लेकिन उसमें भी अक्सर लोग जो है वो मैच कर देते हैं। कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो स्पेसिंग आ जाती है एक्स्ट्रा, या इमेज वो ऐड कर रहे हैं तो उसकी हाइट विथ प्रॉपर सेट नहीं होती, तो उससे उनकी अटेंशन टू डिटेल पता चल जाती है कि कितने अटेंटिव हैं, इनके साथ फ्यूचर में काम किया जा सकता है या नहीं कर सकता। तो स्टार्ट बिल्कुल आप एक छोटे प्रोजेक्ट से करें, फिर उससे देखें वो क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। बिल्कुल मतलब कि बेसिक क्वेश्चंस तो नहीं पूछ रहा या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछ रहा, आपका टाइम वेस्ट तो नहीं आ रहा उसमें कि इतने सारे, एक छोटी सी चीज़ है उसमें भी इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उससे आप उसका उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपको पता चलेगा वो कितना कॉन्फिडेंट है एक छोटा टास्क करने में भी। अगर इतने छोटे टास्क में इतने क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो वो क्या करेगा, तो उससे भी आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर सकते हैं, उसकी कम्युनिकेशन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो पहले प्रोजेक्ट में अगर आप उसको छोटा सा कोई टास्क देते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप उसके साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फिर मेरी फाइनल हायरिंग होती है कि अब मैं इनके साथ काम करना चाहूँगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको मैं स्मॉल टास्क देता रहता हूँ, फिर एकदम से मीडियम साइज़ प्रोजेक्ट्स आते हैं, फिर एकदम उनको लार्ज प्रोजेक्ट्स देने लगता हूँ। और ऑब्वियसली फिर मुझे ये चीज़ शुरू की याद होती है कि मुझे किस तरह का बॉस बनना है, मुझे किस तरह इनको अप्रिशिएट करना है, किस तरह मोटिवेट रखना है। अगर मुझे बोनसेस पसंद आते हैं तो मुझे इनको भी देना है ताकि ये लोग भी मोटिवेट रहे, या मुझे इंक्रीमेंट्स अच्छे लगते हैं ईयरली तो मुझे इनको देना है ताकि ये भी मोटिवेटेड रहें। तो वो चीज़ें भी फिर मैं साथ साथ अप्लाई करता रहता हूँ। तो यही चीज़ स्टार्ट की थी 2021 से ही मैंने स्टार्ट की थी। तो वो जो फ्रीलांसर तब हायर किए थे वही मेरे साथ चल रहे हैं, वही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, सारे रिमोटली हैं। हम हमने शायद वीडियो या ऑडियो कॉल पे बात भी ना की हो। लेकिन अपवर्क से हायरिंग करने का जो मेन मकसद यही था कि अगर आप लोकली हायर करते हैं तो यू नो कि कितने आपको उसमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। एक्सक्यूज़ेस की एक लाइन होती है कि हम बीमार हो गए या फलां बीमार हो गया या ये हो गया या वो हो गया, डेडलाइन डिले, उसमें मतलब कि डेडलाइंस में डिले आता है, फिर आपको ये क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। लेकिन वही लोग अगर अपवर्क पे होते हैं, किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली यही प्रोफेशनलिज्म भी आ जाते हैं, बात करने का तरीका भी आ जाता है, क्योंकि पता है कि प्लेटफॉर्म ने अगर हमें बैन कर दिया तो वी आर गॉन। सो यही था मकसद कि क्योंकि मुझे क्लाइंट्स अपवर्क से ही मिल रहे हैं, दे आर पेइंग मी डॉलर्स, तो मुझे कोई मसला नहीं था कि मैं भी डॉलर्स में लोगों को पे करूं। और इसी वजह से मैंने अपवर्क से ही फिर हायरिंग की, ताकि एक प्रोफेशनल लोग मुझे वहाँ से मिले जो एटलीस्ट एक्सक्यूज़ ना देते हों डिफरेंट किस्म के। तो यही एक मकसद था अपवर्क से हायरिंग करने का, और ये सारा प्रोसेस लेके मैं चला हूँ जो अभी मैंने आपको बताया अभी। गुड, बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस और बड़ी अच्छी आपने एक बात की। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यू डू नॉट कंट्रोल द पीपल, यू कंट्रोल द सिस्टम एंड सिस्टम कंट्रोल्स द पीपल। ठीक है, कि वो बंदा, वही फ्रीलांसर, अगर आप आउटसाइड द प्लेटफॉर्म उससे काम कराएंगे तो वो कमिटमेंट को 50% भी शायद पूरा ना कर सके, लेकिन वही बंदा आप प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे तो हो सकता है एक 110% आपको दे, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे मेरी पूरी चीज़ें कंट्रोलेबल हो रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आई होप के लोगों को समझ आए कि किसको कहाँ पे यूज़ करना और कैसे लेके चलना है। ज़बरदस्त हो गया फराज भाई, आई होप कि काफ़ी कुछ इनको सीखने का मौका मिलेगा, मुझे खुद बहुत लर्निंग हुई। जब लास्ट में जाते जाते मैं एक दो सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल तो सिंपल सा सर ये है कि फराज को अपने आप को अगर एक एडवाइस देनी हो तो क्या एडवाइस देंगे? एडवाइस अपने आप को ये दूंगा कि जो भी चीज़ जहन में आ रही है
और लग रहा है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो बगैर ज़्यादा प्लानिंग के उस पर शुरू हो जाएं, स्टार्ट ले लें। जितना जल्दी स्टार्ट लेंगे आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये फ़ायदे की चीज़ें या नुकसान की चीज़ें, वरना उसको आप डिले करते रहेंगे, वो आपके दिमाग में चलती रहेगी और आप फिर एंग्जाइटी और आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे कि इसको करूँ। लेकिन जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लेंगे, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि वाकई नुकसान वाली चीज़ थी, अच्छा हो मैंने पहले करके देख लिया, एटलीस्ट मेरे दिमाग से वो बोझ तो हट गया। तो ये मैं अपने आप को एडवाइस दूंगा कि जो चीज़ सहन में आ रही है उसको स्टार्ट कर लें बगैर सोचे समझे। सही है, लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर दैट। हाँ, अगर आपको go गट for फील it। आ रही है तो जी। गुड है, सही है। इन द एंड कोई ऐसी चीज़ जो रह गई हो, कोई चीज़ अगर आप और शेयर करना चाहें तो फिर हम वाइंड अप करेंगे। आई थिंक नथिंग इज़ लेफ्ट। बस ये कहूँगा कि फ्रीलांसिंग आप ज़रूरी नहीं है हर कोई फ्रीलांसिंग करे, ठीक है। आप दूसरों को देखकर अगर आप ये समझ रहे हैं कि फ्रीलांसिंग करेंगे जब मर्ज़ी चाहे काम करेंगे, डॉलर्स में पैसे आएंगे और जो है हम आराम से अपनी लाइफ जो है वो मतलब फ्रीलांसिंग लाइफ अगर आपको लग रही है अच्छी है, तो इस तरह नहीं है। क्योंकि सारा दिन आप अगर अकेले काम कर रहे हैं तो सारा दिन काम करते रहेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। इवेंचुअली आपको टीम अपनी बनानी पड़ेगी। आप सोलो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते सारी लाइफ, तो टीम आपकी को बनानी पड़ेगी। तो वो जहन में आप शुरू से ही रख लें कि जब आपके पास कुछ क्लाइंट्स आ जाते हैं, रेगुलर क्लाइंट्स आ जाते हैं, रेगुलर काम आना शुरू हो जाता है, तो तब से ही तैयारी कर लें अपनी टीम बनाने की। इसको ज़्यादा ड्रैग ना करें, वरना फिर इवेंचुअली ये होगा वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, तो वो क्लाइंट्स फिर चले जाएंगे। तो जितना जल्दी टीम बिल्डिंग पे फोकस करेंगे उतना अच्छा। सही हो गया। तो आई होप कि काफ़ी कुछ सीखने का आपको मौका मिला होगा, और कोशिश हमने ये की कि फ़राज के एक्सपीरियंस से उनका वही जो रोड मैप्स के डिफरेंट डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की है, और आई होप कि इंशाल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा होगा। सो इसी नोट पे हम यहाँ पे सेशन को क्लोज़ करेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।